हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी। सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे लिमिट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो लिमिट्स में सबसे पहले हमें कुछ डेफिनेशंस पढ़नी चाहिए, उनका नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नेबरहुड किसी पॉइंट का क्या होता है। देखो, सबसे पहले हमने क्या ले लिया, कोई भी एक रियल नंबर ले लिया। सी कोई भी रियल नंबर है, इट इंक्लूड्स नेचुरल नंबर्स, रियल नंबर्स में आ जाएगा आपका नेचुरल नंबर्स, रैशनल, इरैशनल, इंटीजर्स, पॉजिटिव, नेगेटिव, एवरीथिंग। ठीक है, अब क्या करते हैं, सी हमारे पास कोई रियल नंबर है और ए बी भी हमारे पास रियल नंबर है, सच दैट जो ये रियल नंबर है हमारा सी, ये ए और बी के बीच में लाई करता है। ठीक है, ए और बी के बीच में स्ट्रिक्टली लाई करता है। सो ए और बी के का क्या बन जाएगा, ओपन इंटरवल। ठीक, तो इसी तरीके से हम इस ओपन इंटरवल को क्या बोलेंगे कि ये हमारा नेबरहुड है पॉइंट सी का। फॉर एग्जांपल अगर हम नंबर लाइन पे बनाते हैं तो ये हमारे पास आ गया सी, यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये आपका रियल नंबर है, ये आपका रियल नंबर है। दिस ओपन इंटरवल, यानी ए और बी इंक्लूडेड नहीं है, बट बीच के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे आपके क्या कहलाएंगे, इस सी के क्या कहलाएंगे, नेबरहुड्स कहलाएंगे। ये सारे पास वाले पॉइंट्स एक्सक्लूडिंग ए एंड बी। तो इसी तरीके से हम कहेंगे सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, और ये क्या है आपका ए बी जो है दैट इज नेबरहुड ऑफ पॉइंट सी। तो ये तो हो गया हमारे पास नेबरहुड का। ठीक है, हमारे पास आ गया अब लेंथ कैसे निकालते हैं नेबरहुड की। ठीक है, साइज बोलो, लेंथ बोलो, डिस्टेंस निकलो। तो नेबरहुड की लेंथ क्या होगी, ए से लेके बी तक का लेंथ। देखो मॉड में लिया है क्योंकि जो लेंथ होगी, डिस्टेंस होगी, वो हमेशा पॉजिटिव होगी, चाहे ए बड़ा है या बी बड़ा है। सिंस यहाँ पे ये हम फॉलो कर रहे हैं तो हमेशा ए छोटा होगा और बी आपका बड़ा होगा। ठीक, तो इस हिसाब से हमेशा हम बड़ी टर्म में से छोटी टर्म का डिस्टेंस निकालेंगे या लेंथ निकालेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा मॉड ऑफ बी माइनस ए। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, लेंथ कहलाएगा। ठीक है, अब आते हैं डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक नेबरहुड। सिमेट्रिक का मतलब तो आप समझते ही हो, जो सिमेट्रिकल है फ्रॉम बोथ साइड्स। ठीक है, कहता है अगर आपका सी जो है वो किसको बिलोंग करता है, इस ओपन इंटरवल ए बी को बिलोंग करता है। अगर सी का डिस्टेंस बी तक और सी का डिस्टेंस ए से, दोनों का डिस्टेंस यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ और यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ सेम होती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक नेबरहुड कहते हैं। ठीक है, सी का यहाँ तक लेंथ और सी का यहाँ से यहाँ तक लेंथ सारा ही सेम है। अब मान लो वो लेंथ हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक हमने ले लिया है डेल्टा, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी हमने वो लेंथ ले लिया है डेल्टा। अब हम पढ़ रहे हैं डेल्टा नेबरहुड क्या होता है। सिमेट्रिक नेबरहुड आपको पता चल गया, लेंथ क्या होती है, सेम होती है। सी पॉइंट जो है वो उसका नेबरहुड अगर ओपन इंटरवल ए बी है तो उसका जो लेंथ होगा वो ए तक और उसका जो लेंथ होगा बी तक, वो दोनों ही सेम होने चाहिए। ठीक, अब हमने एक ले लिया बिल्कुल ही स्मॉलर पॉजिटिव नंबर। क्या लिया है हमने, डेल्टा हमने ग्रेटर देन 0 लिया है। पॉजिटिव तो है बट ये एक्सट्रीमली स्मॉल होता है। तो सच दैट हमारे पास सी जो है, हमने ओपन इंटरवल क्या ले लिया, सी में हम डेल्टा निकालेंगे। सिंस ये पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली सी में अगर मैं डेल्टा निकालूंगी तो ये छोटा हो जाएगा, और सी में अगर मैं डेल्टा ऐड करूंगी तो ऐड हो जाएगा। भले ही स्लाइड सा ऐड होगा या स्लाइड सा कम होगा, बट होगा ज़रूर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये हमारे पास सी स्लाइड से डिस्टेंस है डेल्टा। अगर डेल्टा पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली इसके प्लस करने से पॉइंट आगे जाएगा, ये सी प्लस डेल्टा बन जाएगा, और ऑब्वियसली नेगेटिव करने से ये सी माइनस डेल्टा यहाँ से बन जाएगा इस तरफ से पॉइंट। ठीक है, ये आपका एक पॉइंट, ये पॉइंट। ठीक है, कहता है देन जो ये ओपन इंटरवल बन रहा है सी माइनस डेल्टा एंड सी प्लस डेल्टा, ये भी आपका ओपन इंटरवल बन रहा है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, डेल्टा नेबरहुड। और इसको आप कैसे लिख सकते हो, ये आपका डेल्टा नेबरहुड बन गया। और इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इसमें हम वो सारे पॉइंट्स रियल नंबर्स के लेंगे जिनका जो है डिस्टेंस जो है, यानी वो सारे रियल नंबर्स जिनका जो लेंथ है सी में से अगर हम निकालें दैट इज स्ट्रिक्टली लेस देन डेल्टा। ठीक है, यानी एक्स हमने कोई रियल नंबर ले लिया, यहाँ पे कोई भी ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो। ठीक है, सी आपका जो भी है आपका नंबर ले लो। तो जब हम उनका दोनों का मॉड निकालेंगे या डिस्टेंस निकालेंगे, अगर वो इस डेल्टा से, ये जो डेल्टा आपका जो भी वैल्यू आ रहा है इससे अगर स्मॉलर आता है तो ये हमारा कहलाता है डेल्टा नेबरहुड। ठीक है, अभी हम इनके एग्जाम्पल्स भी करेंगे। देन उसके बाद आता है डिलीटेड नेबरहुड। देखो बच्चे, नेबरहुड तो यही है आपका, सी का नेबरहुड है ओपन इंटरवल ए बी। ठीक, डेल्टा नेबरहुड की बात आ जाती है तो हम यहाँ पे डेल्टा को यूज़ कर लेते हैं। तो कहता है कि आपके पास डिलीटेड नेबरहुड वो नेबरहुड होता है, देखो ये ओपन इंटरवल है, नेबरहुड ऑफ सी। अगर हम इस नेबरहुड इस पॉइंट में से, इस पूरे ओपन इंटरवल में, सी तो कहीं बीच में ही आ रहा है ना, सी तो कहीं पे बीच में ही आ रहा है, सी लाइज इन बिटवीन दिस। तो अगर हम इसमें से सी को हटा दे, एग्जैक्टली ये पॉइंट हटा दे, तो हमारे पास ये डिलीटेड नेबरहुड ऑफ सी बनेगा, जिसमें से हमने पॉइंट सी निकाल दिया है। डिलीटेड नेबरहुड ऑफ सी का मतलब हो गया सी पॉइंट निकालना। डिलीटेड नेबरहुड ऑफ और कोई पॉइंट होगा तो उस पॉइंट को निकालना। तो ये बनेगा मेरे पास यहाँ पर ए और सी का ओपन इंटरवल। ठीक है, ए वैसे इंक्लूडेड नहीं था, सी भी मैंने इंक्लूड नहीं किया, और यहाँ पे सी और बी दोनों का यूनियन करोगे तो यहाँ से सी पॉइंट निकल चुका है। एग्जैक्टली सिर्फ एक पॉइंट निकला है सी, तो इसलिए ये कहलाएगा डिलीटेड नेबरहुड ऑफ पॉइंट सी। और कोई पॉइंट निकालती है यहाँ पर C1 C2 C3, तो ये उसका ही डिलीटेड नेबरहुड बन जाता है।
ठीक है, ये आ गया आपका डिलीटेड नेबरहुड की डेफिनेशन, जिसको आप दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हो, मॉड ऑफ x माइनस सी इज स्ट्रिक्टली लेस देन डेल्टा। पॉजिटिव तो होता ही है मॉड, इसीलिए यहाँ पर ये आ गया। यहाँ से हमारे पास क्या आ सकता है, यहाँ पे दिस टर्म कैन बी रिटन एज सी माइनस डेल्टा सी यूनियन सी प्लस डेल्टा। सिंस ऑब्वियसली राइट हैंड साइड से लिखोगे तो पॉजिटिव टर्म ऐड होगा कुछ, और यहाँ से आप करोगे तो कोई पॉजिटिव टर्म डिलीट होगी आपकी, मतलब माइनस होगी, सब्ट्रैक्ट होगी। तो ओपन इंटरवल में तो हम ऐसे ही लिखते हैं। देखो जैसे ये हमारे पास था, तो यहाँ पर हमने इसको क्या लिखा था, सी प्लस डेल्टा, और इस तरफ वाली टर्म में सी माइनस डेल्टा। ऑब्वियसली सी लाइज बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, तो यहाँ से कुछ निगेट ही होगा और यहाँ से कुछ आपका ऐड ही होगा। ठीक है, अब हम करते हैं वन साइडेड नेबरहुड। क्लियरली बात है, यहाँ पे आप नेबरहुड की बात करते हो तो वन साइडेड नेबरहुड में क्या होगा, सी हमारा लाइक करता है ए और बी से, हम कहते हैं ये वन साइडेड नेबरहुड है। इसका मतलब हो गया ए से लेके सी तक, सी हमारा इंक्लूडेड पॉइंट है, तो ये आपका आ गया, इस तरफ के वैल्यूज इंक्लूडेड हैं, तो ये हमारी आ गई यहाँ पे लेफ्ट नेबरहुड ऑफ पॉइंट सी। ठीक, अगर जब इस तरफ वाली पॉइंट्स इंक्लूडेड होंगे सिर्फ और सिर्फ, तो उसको आप बोलोगे राइट नेबरहुड ऑफ सी। जब लेफ्ट नेबरहुड भी एग्जिस्ट करता है और राइट नेबरहुड भी एग्जिस्ट करता है, तो आप उसको सिंपली क्या बोलते हो, नेबरहुड। सिमिलरली अगर मैं डेल्टा नेबरहुड की बात करती हूँ, तो मैं सिर्फ नेबरहुड की बात करूँ, अगर डेल्टा नेबरहुड की बात करती हूँ तो यहाँ पे डेल्टा आ जाता है, आपको पता है। तो इस केस में आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा सी माइनस डेल्टा से लेके सी तक, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सी लाइज बिटवीन सी माइनस डेल्टा एंड सी प्लस डेल्टा था। तो इसका मतलब हो गया सी माइनस डेल्टा से लेके सी तक करोगे तो ये हमारे पास आ गया लेफ्ट डेल्टा नेबरहुड, और सी से लेके सी प्लस डेल्टा तक करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा राइट डेल्टा नेबरहुड। अब आते हैं हम नेक्स्ट डेफिनेशन पे कि मीनिंग क्या होता है एक्स अप्रोच ए का। क्या इसका मीनिंग एक्स इक्वल टू ए होता है? नहीं, बहुत बार हम इसको मिसअंडरस्टूड करते हैं कि इसका मतलब होता है एक्स इज इक्वल टू ए। फॉर एग्जांपल मैं कहीं पे लिखती हूँ एक्स अप्रोच 0, उसका मतलब ये नहीं होता कि एक्स जो है वो 0 के बराबर है, बट हाँ वो बहुत ही पास होता है, बहुत 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 पास होता है एक्स, यानी उनका जो डिफरेंस होता है, तो इनका जो आपका डिफरेंस आएगा वो बहुत ही स्मॉल होता है, तो इसलिए हम उसको लिख सकते हैं एक्स अप्रोच ए। ठीक है, तो इसी को लिखने का तरीका है एक्स अप्रोच ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा, लेकिन एक्स जो है वो ए के बराबर नहीं है। अगर एक्स ए के बराबर नहीं है तो हम इसको डिलीटेड नेबरहुड के केस में लिख सकते हैं, क्योंकि ए इसमें इंक्लूडेड होता है, ए बीच में ही है कहीं पे, तो इसका मतलब हो गया ए को हटाना है तो यहाँ ओपन इंटरवल्स और यूनियन में इसको जोड़ दो, जैसे हमने अभी ओपन या डिलीटेड नेबरहुड पढ़ना सीखा है। ठीक है, इसका मतलब हो गया एक्स इज नेबरहुड, दिस ओपन इंटरवल इज नेबरहुड ऑफ एक्स, बट एक्स ए के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब हो गया ये पॉइंट इसमें से डिलीट हो रहा है, तो यहाँ पर ए आपका हट जाएगा। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ लिखते हो एक्स बिलोंग्स टू ओनली एंड ओनली दिस, तो आपको पता है आप क्या बोल रहे हो। इसका मतलब हो गया एक्स जो है वो टेंड करता है ए को, लेकिन लेफ्ट साइड से। अगर वो सिर्फ इसको बिलोंग करता है तो एक्स टेंड करता है ए को फ्रॉम राइट, तो ये आपने पढ़ा है। इसी को आप क्या बोलते हो, अगर हम लिमिट्स के केस में भी पढ़ते हैं, आपको पता है एक्स अप्रोच ए नेगेटिव का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है, एक्स अप्रोच टू ए पॉजिटिव का मतलब होता है राइट हैंड साइड से अप्रोच करता है। अब हम आते हैं अपनी डेफिनेशंस, जो मेन डेफिनेशन है दैट इज लिमिट्स। ठीक है, अब आते हैं लेफ्ट लिमिट पे। किसी फंक्शन को हम लेफ्ट लिमिट तभी कहते हैं, और लिमिट हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे एल। अगर हम लिमिट ले रहे हैं यहाँ पे एक्स अप्रोच टू ए नेगेटिव, इसका मतलब हो गया लेफ्ट हैंड साइड से लिमिट ले रहे हैं, यही है ना, लेफ्ट लिमिट पढ़ रहे हैं। सो हम लिखने में हम कैसे लिखते हैं, लिमिट एक्स अप्रोच टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एल। अगर हमारे पास एप्सिलॉन बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है लेकिन पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है, टर्म है, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव रियल नंबर, हमें एक डेल्टा निकालना है। हमारा जो इसमें मेन प्रायोरिटी रहता है वो होता है हमें डेल्टा निकालना है, लेकिन ये डेल्टा किससे निकालना है, इसी एप्सिलॉन पे ये डिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, दिस डेल्टा डिपेंड्स ऑन एप्सिलॉन। डेल्टा भी आपका एक पॉजिटिव टर्म है, लेकिन ये भी एक्सट्रीमली स्मॉल है, तो सच दैट हमको हमारे पास क्या आना चाहिए, ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए। अगर हम लिखते हैं लिमिट ऑफ दिस इज इक्वल टू लैम्डा, ये सॉरी एल, तो इसका मतलब होता है मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एल इज स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी, जब हमने डेल्टा निकाल लिया होगा, फॉर एक्स लाइज बिटवीन ए एंड ए माइनस डेल्टा। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर ए है तो ए ले लिया, इस लेफ्ट हैंड साइड से है तो ये वाली इनइक्वालिटी होल्ड करनी चाहिए, और राइट हैंड साइड से है तो ये वाली आपकी टर्म होल्ड करनी चाहिए, सॉरी नॉट इनइक्वालिटी, दिस ओपन इंटरवल शुड होल्ड। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया, तो एक्स लाइज बिटवीन ए और ए प्लस डेल्टा राइट है लिमिट के लिए, और एक्स अप्रोच टू ए माइनस डेल्टा से लेके ए तक फॉर बाकी डेफिनेशन सेम है। अगर दोनों ही लिमिट्स आपकी एग्जिस्ट करती हैं तो ही आपकी लिमिट निकलती है, ठीक है, तो ही आपकी फुल लिमिट कहलाती है। उस केस में आप क्या बोलते हो, उस केस में आप बोलते हो एक्स लाइज बिटवीन दिस एंड दिस, लेकिन ए किससे स्मॉलर है, ए प्लस डेल्टा, इसका मतलब दोनों तरफ की आपकी इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है, तो ये आ जाएगा आपके पास ए माइनस डेल्टा एक्स लाइज बिटवीन दिस एंड दिस, बट ए के साथ क्या आ जाएगा, ए इज़ लेस देन एक्स, एक्स इज़ लेस देन ए प्लस डेल्टा, दोनों। ये हमारी आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट से, ये हमारी आ गई आपकी
राइट हैंड लिमिट से। दोनों को जोड़ोगे तो हम इसको मॉड लिख सकते हैं, दोनों को जोड़ोगे तो हम इसको मॉड लिख सकते हैं a माइनस डेल्टा दिस, a माइनस डेल्टा नहीं सॉरी x माइनस a इज स्ट्रिक्टली लेस देन डेल्टा। ठीक है, x माइनस a इज स्ट्रिक्टली लेस देन डेल्टा। इसी को अगर आप ओपन करते हो, इसी का मतलब होता है a माइनस डेल्टा x लाइज बिटवीन a माइनस डेल्टा एंड a प्लस डेल्टा। ये सारी टर्म्स हैं, इनको आप यूज़ करते हो ऐसे ही। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया, आपने लिमिट की भी डेफिनेशन पढ़ ली। देखो बच्चे, एक तरीका तो ये है आपका बाय डेफिनेशन, आपको इसमें एप्सिलॉन लेना होता है खुद से, पॉजिटिव टर्म स्मॉल, लेकिन डेल्टा आपने निकालना होता है और ये कंडीशन आपने होल्ड करके दिखानी होती है। ठीक है, लेफ्ट भी और राइट भी, तो लिमिट आपकी एग्जिस्ट करती है। अगर इन दोनों में से एक भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है तो इसका मतलब है फुल लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब हमारे पास क्या होता है बच्चे, कहता है कि अगर किसी की हमें लिमिट निकालनी है, फुल लिमिट निकालनी है, तो ये कंपलसरी होता है एक्स उस पॉइंट पे, जिस भी पॉइंट पे आप उसको निकाल रहे हो, एक्स अप्रोच टू ए पे, तो इस पॉइंट पे वो डिफाइंड होना चाहिए। अगर वो इस पे डिफाइंड नहीं है, यानी वो जीरो आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है, मतलब डिनोमिनेटर में जीरो आ रहा है, जीरो तो डिफाइंड ही होता है, बट अगर डिनोमिनेटर में जीरो आता है तो, या आपका ऐसे न्यूमरेटर में आ रहा है इन्फिनिटी किसी तरह से, तो वो टर्म्स आपकी एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, तो उस केस में लिमिट भी आपकी एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब है वो इस पॉइंट पे डिफाइंड होगा। इसी तरीके से आपको लेफ्ट लिमिट भी पता है, लेफ्ट लिमिट को आप ऐसे डिनोट करते हो, उसको आप लिमिट फ्रॉम बिलो भी कह सकते हो, और राइट वाले को लिमिट फ्रॉम अबव भी कह सकते हो। अब नेक्स्ट तरीका क्या है इसको लिखने का, आप इसी टर्म को अगर एच में डिनोट करते हो, आपको पता है लिमिट्स अगर आप लेते हो एक्स अप्रोच टू ए नेगेटिव, तो आप उसको क्या कर सकते हो, लिमिट आप यहाँ से ले सकते हो, इसको आप पुट कर सकते हो एक्स माइनस ए को, ए है माइनस है ना, तो x माइनस ए को आप पुट कर लोगे यहाँ पे h के बराबर, तो x अप्रोच टू यहाँ पे जीरो नेगेटिव आना चाहिए बच्चे, यहाँ पे ऐसी पॉजिटिव आ गया, तो उस केस में आप क्या प्रूफ करोगे, जीरो नेगेटिव पॉजिटिव का कोई मतलब नहीं है, पॉजिटिव केसेस ही आते हैं दोनों ही केस में। ठीक है, तो h अप्रोच टू जीरो अगर करते हो तो आप इस केस में x की जगह क्या पुट करते हो, a माइनस एच, और पॉजिटिव के केस में a प्लस एच। तो उस केसेस में क्या होता है, वहाँ पे कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे हम डेफिनेशन से ना निकाल के इस तरीके से हम पुट करके डायरेक्टली निकाल लेते हैं। तो लेफ्ट लिमिट निकालते हैं, यहाँ से राइट लिमिट निकालते हैं, अगर दोनों लिमिट्स इक्वल आती हैं या दोनों एग्जिस्ट करती हैं, तो हमारे पास क्या होता है, कहता है अगर दोनों लिमिट्स इक्वल नहीं है तो इसका मतलब होता है लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। दोनों लिमिट्स अगर इक्वल आती हैं तो इसका मतलब है लिमिट एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, तो हमारे पास ये आगे दोनों लिमिट्स एग्जिस्ट करती है, सेम यही चीज़ लिखी हुई है बच्चे। ठीक है, और लिमिट इक्वल टू एल। तो हमने लिमिट को लिखने के तरीके कितने सीखे आपने, एक आपने सीखा जब आप इसको यहाँ पे लिख रहे हो इस केस में, इंटरवल्स के केस में। ठीक है, ये आ गई बाय डेफिनेशन। सेकंड केस आ गया, आपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हो, राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हो, दोनों इक्वल आती हैं, तो इसमें भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब हम आते हैं आर्टिकल पे। हमें प्रूफ करना है कि लिमिट जो होती है फुल लिमिट, ठीक है, वो तभी एग्जिस्ट करती है जब उसकी लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों ही एग्जिस्ट करेगी। हम पढ़ चुके हैं ऊपर, लेकिन यहाँ पे प्रूफ करके दिखाते हैं आर्टिकल में। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इफ़ एंड ओनली इफ है तो डायरेक्ट पार्ट यानी ये पार्ट लेना है और ये प्रूफ करना है, उसके बाद ये दोनों चीज़ें लेनी है और ये प्रूफ करके बताना है कन्वर्स पार्ट में। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया, लिमिट दिस एग्जिस्ट करता है इक्वल टू एल। तो बाय डेफिनेशन क्या हो गया, लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल, ये हमारी बाय डेफिनेशन आ गई। तो बाय डेफिनेशन पूरी डेफिनेशन लगाओ। बाय डेफिनेशन हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक गिवन एप्सिलॉन होता है, हमारे पास डेल्टा हम लेते हैं जो इस एप्सिलॉन पे डिपेंडेंट होता है और सच दैट ये कंडीशन होल्ड करती है। तो सिंस हमारी लिमिट है, फुल लिमिट है, तो ये कंडीशन होल्ड करेगी फुल। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखा होगा, तो हमारे पास यही चीज़ यहाँ पे लिखी है, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एल इज स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी मॉड ऑफ एक्स माइनस ए लाइज बिटवीन जीरो एंड डेल्टा। इसी टर्म को आप कैसे लिख सकते हो, मॉड ऑफ एक्स माइनस ए लाइज बिटवीन जीरो एंड डेल्टा का मतलब होता है ए माइनस डेल्टा स्ट्रिक्टली लेस देन एक्स, यानी एक्स लाइज बिटवीन ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो ये आपको पता है इसको क्या लिखते हैं, लाइज बिटवीन दिस एंड दिस। इसी चीज़ को आप कैसे लिख सकते हो, ए माइनस डेल्टा एक्स ए, क्योंकि ए तो कहीं बीच में ही आ रहा है ना बच्चे, देखो ए कहीं बीच में आ रहा है और ए प्लस डेल्टा से अगर ये छोटा है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए तो कहीं बीच में ही आ रहा है। ठीक है, तो इसी को मैंने ब्रेक करके लिख दिया ऐसे करके, नाउ ए इज़ लेस देन ए प्लस डेल्टा। तो मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इतनी टर्म चाहिए, तो मैंने यहाँ पे इतनी टर्म ले ली। क्यों ली, हमारी बन गई लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, सिमिलरली मैं लिखूंगी ए इज़ लेस देन एक्स इज़ लेस देन ए प्लस डेल्टा, ये हमारी बन गई राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये हमने प्रूफ करके दिखा दिया।
डायरेक्ट पार्ट में। अब कन्वर्सली हम क्या लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करती है, हमें बतानी है फुल लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी। देखो ये तो क्लियरली है, ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ये हमारी राइट हैंड लिमिट कर रही है, ये इनकी नोटेशन है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो बाय डेफिनेशन हमारे पास आ जाएगा एप्सिलॉन पॉजिटिव डेल्टा आ जाएगा। यहाँ पे हमने डेल्टा 2 बार करना है तो इसलिए एक बार मैंने डेल्टा 1 ले लिया, एक बार डेल्टा 2 ले लिया। तो सच दैट हमारे पास मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एल जो है स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन, ये सारी डेफिनेशन लिखी है। तो एक्स लाइज बिटवीन ए माइनस डेल्टा 1 से लेके ए तक। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट के लिए आ गया एक्स लाइज बिटवीन ए से लेके ए प्लस डेल्टा 2। दोनों को कंबाइन करते हैं। देखो ये इससे छोटा, ये इससे, और ये इससे छोटा, तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी से दोनों को मिला भी सकते हो, या आप ये भी लिख सकते हो डेल्टा 1 और डेल्टा 2 का मिनिमम ले लो। देखो ये डेल्टा 1 से छोटा बड़ा है और डेल्टा 2 से छोटा है, ठीक है। नेगेटिव डेल्टा 1 से छोटा होने का मतलब हो गया डेल्टा 1 से पॉजिटिव डेल्टा 1 से छोटा है। अगर ये इससे बड़ा है तो पॉजिटिव वाले से साइन चेंज हो जाता है, यानी उससे छोटा है। तो इसका मतलब हो गया इन डेल्टा 1 और डेल्टा 2 दोनों से ही छोटा है। तो दोनों में हम मिनिमम क्या लेंगे, देखो यहाँ तो ये तो नंबर्स हैं, पॉजिटिव नंबर्स। डेल्टा 1 की वैल्यू अगर 1 है और डेल्टा 2 की वैल्यू अगर आपके पास है 1.5, दोनों में से मिनिमम क्या है जो छोटा होगा, यानी ये हो गया दोनों में से एक चीज़ इसमें से छोटी है। यहाँ तो डेल्टा 1 छोटा है, यहाँ तो डेल्टा 2 छोटा है, बट हमें नहीं पता यहाँ क्योंकि हमारे पास वैल्यू नहीं है। तो हम जो भी इनमें से छोटा है उसका नाम हमने यहाँ पे ले लिया डेल्टा। तो हमारी यहाँ पे साइन चेंज कर दो, डेल्टा 1 की जगह भी डेल्टा, डेल्टा 2 की जगह पे भी हम डेल्टा यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे मिनिमल कंडीशन ले लिया है, ठीक है। तो दोनों यहाँ से ये चीज़ सेम है, तो यहाँ से इसको मिलाओ तो हमारे पास बन जाएगा मॉड ऑफ ए एक्स माइनस ए लाइज बिटवीन 0 एंड डेल्टा। देखो मॉड अगर आ जाता है वो खुद ही पॉजिटिव होता है, इसलिए 0 से बड़ा हम उसको हमेशा खुद से लिखते हैं ना। इन दोनों कंडीशंस को मिला के हमारे पास क्या आ जाता है, स्ट्रिक्टली लेस देन डेल्टा। तो ये हमें पता है, इसको अगर हम इनइक्वालिटी को इसमें चेंज करेंगे तो स्ट्रिक्टली लेस देन डेल्टा आएगा। तो यही तो आपकी फुल लिमिट की डेफिनेशन थी, बस यही कंडीशन तो चाहिए थी आपको। ये कंडीशन आई तो फुल लिमिट हो गई, ये कंडीशन आ गई तो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई, और ये कंडीशन आ गई तो आपकी राइट हैंड लिमिट हो गई। अब हमें ये बताना है कि जो भी हमारी लिमिट होती है वो हमेशा यूनिक होती है। देखो अब कहती हूँ मैं इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। देखो लिमिट तो हमेशा फाइनाइट होती है, ठीक है। इनफाइनाइट के लिए तो हम करते ही नहीं है, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी फिर। अब सबसे पहले हमारी फाइनाइट लिमिट है, तो मैंने वो मान ली लिमिट है एक एल और एक एल डैश। मुझे ये बताना है अगर सेम टर्म है, अगर उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है तो वो 2 नहीं हो सकती, वो हमेशा लिमिट एक ही होगी। तो मैंने लेकिन यहाँ पे उल्टा सपोज किया कि नहीं जी 2 लिमिट्स हैं इसकी, एक एल है और एक एल डैश है, और दोनों आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। तो आगे मुझे बताना है कोई कंट्राडिक्शन आएगी और ये लिमिट्स आपस में क्या हो जाएंगी, मेरा सपोजिशन रॉन्ग होगा और ये दोनों लिमिट्स आपस में इक्वल होंगी। हमने विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी मान लिया। देखो लिमिट दोनों पॉजिटिव है, 0 भी हो सकती है इनमें से कोई, और पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो एक तो छोटी टर्म होगी अगर दोनों डिफरेंट है, तो कोई एक छोटी, 2 नंबर्स का आपस में क्या रिलेशन होता है, 2 नंबर्स या तो आपस में इक्वल होते हैं या तो छोटा होता है एक टर्म दूसरे से, या तो दूसरा टर्म दूसरी टर्म से छोटा या बड़ा होता है। बस यही रिलेशन हो सकता है 2 नंबर्स का आपस में। तो मैंने यहाँ पे मान लिया बड़ी टर्म इनमें से एल डैश है और दूसरी वाली टर्म जो है वो आपकी एल है, वो छोटी टर्म है। तो इसका मतलब एल डैश में से मैं एल को निकालूंगी तो पॉजिटिव आएगा। दोनों को अगर मैं डिवाइड करूंगी 2 से तो भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव टर्म को पॉजिटिव टर्म से डिवाइड करूंगी तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। फॉर एग्जांपल बच्चे अगर ये 1 है और ये आपके पास यहाँ पे 1/2, ठीक है, 1 में से 1/2 निकला तब भी 1/2 आया, डिवाइड किया 2 से तो आ गया 1/4। 1/4 का मतलब होगा 0.25। आप कुछ भी इसमें इंक्लूड कर लो, 0 पॉइंट समथिंग ही आएगा, ठीक है, यानी 0 से बड़ा आएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास पॉजिटिव, बट पॉजिटिव टर्म लेकिन एक्सट्रीमली स्मॉल, वही तो हमने ले लिया एप्सिलॉन। तो बाय डेफिनेशन हमारे पास एक एप्सिलॉन हमें मिल चुका है, दैट इज ग्रेटर देन 0 एंड हावर स्मॉल। अब हमें डेल्टा ढूंढना है। तो अब हमें डेल्टा हमने किस तरीके से ले लिया, हमें पता है डेल्टा हम कैसे लेते हैं, मॉड ऑफ एक्स माइनस एल लाइज बिटवीन 0। देखो मॉड ले लिया तो पॉजिटिव 0 से बड़ा ही होगा, और हमने यहाँ पे ले लिया स्ट्रिक्टली लेस देन डेल्टा 1। ये हमने कंडीशन ली फॉर एल, ठीक। ये एल के लिए ली हमने, इसलिए डेल्टा 1 लिया। इसी तरीके से एल डैश के लिए लेंगे, डेफिनेशन लगाएंगे, हमारे पास पॉजिटिव नंबर हमने ले लिया डेल्टा 2। यहाँ पे हमने डेल्टा 2 और डेल्टा 1 यहाँ पे इसलिए लिया है क्योंकि वो कह रहा है लिमिट एग्जिस्ट करती है, इसलिए एप्सिलॉन भी आ गया, डेल्टा भी हमने खुद से ले लिया क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करती है तो डेल्टा भी एग्जिस्ट करेगा। अब दोनों आ गए हमारे पास, डेल्टा 1 भी आ गया, डेल्टा 2 भी आ गया, दिस इनइक्वालिटी और एंड दिस इनइक्वालिटी। अब हमें डेल्टा में इसको चेंज करना है, डेल्टा आ गया दोनों का मिनिमल, ठीक है, या तो मिनिमम डेल्टा 1 है या तो मिनिमम डेल्टा 2 है। अब जो भी है उसका नाम हमने रख दिया डेल्टा, ठीक है। हम मिनिमम हमेशा इसलिए लेते हैं क्योंकि ये लेस देन बताना होता है, ठीक है। कहता है चाहे जितना मर्जी छोटा आप डेल्टा 1 को ले लो, ये कंडीशन तब भी सेटिस्फाई करेगी। तो जितना मर्जी मैं छोटा ले लूँ तो मैं यहाँ पे छोटा ही ले रही हूँ क्योंकि छोटे के लिए ये सेटिस्फाई करना चाहिए। कहता है अब डेल्टा जितना मर्जी छोटा कर लो, ये तब भी डेल्टा से छोटा ही रहेगा,
ठीक है। तो इसका मतलब हो गया मैं डेल्टा को जितना मर्जी छोटा लूँ ये कंडीशन फिर भी सेटिस्फाई करनी चाहिए, इसलिए मैं डेल्टा को छोटा लूँगी, बड़ा नहीं लूँगी। बड़ा ले लूँगी तो ऑब्वियसली वो बड़ा लेती जाऊँगी तो ये छोटा तो होगा ही होगा। ये कहता है नहीं, ये जितना मर्जी आप छोटा ले लो ये तब भी उससे स्मॉलर ही आना चाहिए, इट शुड लाई बिटवीन दिस। ठीक है, तो हमारे पास आ गया। अब दोनों को हम क्या कर दिया, हमने डेल्टा ले लिया, दोनों को चेंज कर दो, यहाँ पे भी डेल्टा आ गया, यहाँ पे भी आपका डेल्टा आ गया। तो हमारी कंडीशन बन गई यहाँ पे दोनों को कंबाइन करके दिस डेल्टा एंड डेल्टा। अब हम लेते हैं इनका डिफरेंस, हमें दिखाना है L1 माइनस एल आ कितना रहा है। अब ऑब्वियसली हमारा L1 L डैश जो है वो बड़ा है तो हम मॉड ले सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव ही आएगा डिफरेंस। मैंने यहाँ पे माइनस किया एफ और प्लस किया एफ, तो सो लिमिट्स हमने अलग की तो हमेशा लेस देन इक्वल टू आता है। क्यों? क्योंकि मॉड ऑफ ए प्लस बी जो है दैट इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। ठीक, तो यहाँ पर आ गया एल डैश माइनस दिस एंड एफ ऑफ एक्स माइनस एल। यहाँ से भी इसको मैं इधर शिफ्ट करती हूँ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मॉड में है तो नेगेटिव साइन तो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, ना दिस टर्म इज लेस देन एप्सिलॉन बाय दिस टर्म इज ऑल्सो लेस देन एप्सिलॉन, तो ये दोनों का आ गया लेस देन एप्सिलॉन हो गया ट्वाइस एप्सिलॉन। बट ट्वाइस एप्सिलॉन जो है वो किसके बराबर है, हमने तो पढ़ा अभी एप्सिलॉन हमने किसके बराबर लिया था, लैम्डा ये सॉरी एल डैश में लिमिट डिवाइडेड बाय 2 को यहाँ कर दो, ट्वाइस एप्सिलॉन इज इक्वल टू इनका डिफरेंस, तो ट्वाइस एप्सिलॉन आ गया दिस। क्या कभी पॉसिबल है एक टर्म जो है वो अपने आप से ही स्ट्रिक्टली लेस देन हो, अगर लेस देन और इक्वल टू होता है तब अलग बात थी, बट यहाँ पे टर्म है स्ट्रिक्टली लेस देन आया है, तो ये कह रहा है ये टर्म जो है अपने आप से ही स्ट्रिक्टली लेस देन, वन कभी खुद से स्ट्रिक्टली लेस देन हो सकता है नहीं, सो दिस इज अ कंट्राडिक्शन, हमारा सपोजिशन रॉन्ग है, इसीलिए हमने जो लिया था कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है वो गलत है, इसीलिए जो ये लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगी। अगर वो एग्जिस्ट कर रही है तो देखो यहाँ तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है तो ठीक है आगे कुछ आंसर नहीं आया, बट अगर एग्जिस्ट कर रही है तो आंसर आना चाहिए था। अब आंसर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैंने यहाँ पे लिमिट्स तो ले ली, इसलिए इसका लिमिट क्या होगा, यूनिक होगा। ओके, अब हम पढ़ रहे हैं एक और तरीका लिमिट्स को निकालने का। कहता है कि अगर कभी भी आपने लिमिट निकालनी है और कह रहे हो कि वो एग्जिस्ट करती है फाइनाइटली, तो कहता है वो तभी एग्जिस्ट करेगी अगर आप ये कंडीशन होल्ड करके दिखा दो, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की ज़रूरत नहीं, डेफिनेशन लगाने की ज़रूरत नहीं, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वो दो तरीके हम कर चुके हैं, ये तीसरा तरीका है। इस तरीके से इसको अगर डायरेक्टली करके निकाल के दिखा दोगे, ठीक है, तो तब भी आपका क्या हो जाएगा, आप बता सकते हो लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक, तो एग्जिस्ट करती होगी तभी तो लिमिट आगे निकालोगे। तो कहता है अगर किसी भी टर्म का आप ये फंक्शन का लिमिट बता रहे हो एग्जिस्ट करता है एट पॉइंट ए, तो हमारे पास क्या होगा, एप्सिलॉन हमने ले लिया, ऑब्वियसली आपको पता है डेल्टा निकालना है, सच दैट आपने क्या करना है, मॉड निकालना है, एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2, 2 पॉइंट्स ले लिए यहाँ पे, उनका फंक्शन उस निकाला, दोनों का मॉड निकाला, अगर वो एप्सिलॉन से छोटा आता है और सच दैट मॉड ऑफ xi माइनस ए लाइज बिटवीन 0 एंड डेल्टा। व्हाट इज दिस एक्स आई यहाँ पर है x1 और x2 दो ही वैल्यूज हैं, इसलिए i की वैल्यू है 1 और 2, यानी हम यहाँ निकाल रहे हैं मॉड ऑफ x1 माइनस ए लाइज बिटवीन 0 एंड डेल्टा और मॉड ऑफ x2 माइनस ए लाइज बिटवीन 0 एंड डेल्टा। अगर आप ये कंडीशन होल्ड करके दिखा देते हो तो इसका मतलब होता है लिमिट भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब हमने ले लिया लिमिट एग्जिस्ट करती है, हमें ये कंडीशन होल्ड करके बतानी है। डेफिनेशन यहाँ पे हम एक बार करके दिखाएंगे फिर उसके बाद हम आगे यूज़ करेंगे क्वेश्चंस में। ठीक, तो हमने एक एप्सिलॉन ले लिया, अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है, डेफिनेशन से हमारे पास डेल्टा भी आ गया, सच दैट मॉड ऑफ एफ ऑफ x1 माइनस एल जो है वो स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन। देखो आप एप्सिलॉन ले सकते हो यहाँ पे, बट हम कहीं पे एप्सिलॉन बाय 2 ले लेते हैं, कहीं पे एप्सिलॉन बाय 3 लेते हैं, कहीं पे एप्सिलॉन बाय 4 लेते हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। अगर हमें 2 कंडीशंस बनानी है हम जनरली एप्सिलॉन बाय 2 लेते हैं, 3 बनानी है तो हम एप्सिलॉन बाय 3 लेते हैं, और 4 बनानी है तो एप्सिलॉन बाय 4 लेते हैं, कंडीशंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन आपको होगी खुद से कैसे ले लेते हैं हम एप्सिलॉन बाय 2, अगर एप्सिलॉन के लिए ट्रू है बाय डेफिनेशन तो एप्सिलॉन बाय 2 के लिए भी ट्रू है। क्यों ट्रू है, कहता है कि एप्सिलॉन आप लेते तो हो लेकिन आप साथ में क्या लिखते हो बार बार, हाउ एवर स्मॉल, कहता है चाहे जितना मर्जी छोटा ले लोगे ये जो मॉड है वो तब भी एप्सिलॉन से छोटा ही आएगा। देखो अब एप्सिलॉन से तो छोटा है पर एप्सिलॉन बाय 2 क्या है, वो एप्सिलॉन से भी छोटा है, तो कहता है जितना मर्जी स्मॉल ले लो आप एप्सिलॉन को वो तब भी आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे छोटा जितना मर्जी छोटा लूँ ये कंडीशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, अगर बाय डेफिनेशन इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब एप्सिलॉन बाय 2 के से भी ये छोटा ही रहेगा, यहाँ पे भी एप्सिलॉन बाय 2 से ये स्मॉलर ही रहेगा। ये कंडीशन हमेशा ही इन एवरी केस ये होल्ड करेगी। सो अब हमने क्या निकालना है, अब हमें निकालना है मॉड ऑफ एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2, ये क्या आना चाहिए, एप्सिलॉन से स्मॉलर आना चाहिए। तो देखते हैं मॉड ऑफ एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2 हमने निकाला, इसमें हमने लिमिट की ऐड एंड सब्ट्रैक्ट की। ठीक है, लिमिट्स थी पीछे केस में तो हमने फंक्शन ऐड सब्ट्रैक्ट किए, बट यहाँ पे हमने लिमिट्स ऐड और सब्ट्रैक्ट किए, दोनों को हमने मॉड को अलग किया, प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये ऑलरेडी नेगेटिव में है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये भी पॉजिटिव ही बनेगा। ठीक है,
हमारे पास आ गया दिस इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ दिस थिंग एंड मॉड ऑफ दिस थिंग, बट मॉड ऑफ दिस थिंग इज स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 एंड दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। अब एप्सिलॉन बाय 2 लेने का फायदा ही आ गया, दो टर्म्स हैं दोनों ऐड होगी तो ट्वाइस एप्सिलॉन बाय 2 बन जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, वापस हमें एप्सिलॉन मिलेगा। वैसे अगर यहाँ पे ट्वाइस एप्सिलॉन भी बनता तो तब भी वो करेक्ट ही था, ठीक है, क्योंकि वो अगर एप्सिलॉन ट्वाइस एप्सिलॉन से छोटा है तो तब भी एप्सिलॉन से भी छोटा होगा, लेकिन हम अपनी कन्वीनियंस के लिए एप्सिलॉन लाने के लिए यहाँ पे हम एप्सिलॉन बाय 2 और एप्सिलॉन बाय 2 लेते हैं ताकि ये कैंसिल हो जाए। सिमिलरली अगर 3 टर्म्स होती तो एप्सिलॉन बाय 3 लेते तो वो थ्राइस एप्सिलॉन बाय 3 बनता, 3 और 3 कैंसिल होता तो एप्सिलॉन आ जाता। सो ये कंडीशन भी होल्ड कर रही है, ये कंडीशन भी होल्ड कर रही है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी आ चुकी है पहले ही, तो ये भी आ चुकी है, दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन फॉर दीज 2 कंडीशंस, ठीक है। तो हमारे पास कॉची क्राइटेरिया भी आ गया। अब हम कर लेते हैं इसकी एक्सरसाइज, ठीक है। तो सबसे पहले आ गई एक्सरसाइज 1। बाय यूज़ ऑफ डेफिनेशन हमें दिखानी है इसकी लिमिट निकाल के, ठीक है। कितनी लिमिट निकालनी है, एक्स अप्रोच टू 1 नेगेटिव, ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड से लिमिट निकालनी है, 2x + 3 जो है वो 1 के इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट लिमिट नहीं निकालनी है, देखो आप 2 × -1 पुट करोगे तो वो सीधे ही आपका 1 ही आएगा, बट बाय यूज़ ऑफ डेफिनेशन, बाय यूज़ ऑफ डेफिनेशन हो गया जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा है, ठीक है। तो डेफिनेशन में हमने कंडीशन निकाली थी, fx निकालना है, l निकालना है, फिर उसका मॉड निकालना है, ठीक है, यानी आपको डेल्टा निकालना है, एप्सिलॉन लेना है। सो एफ ऑफ एक्स यहाँ पे कितना है कंपेयर करने पे 2x + 3 और लिमिट कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए, ले लिया हमने। तो देयरफॉर मॉड ऑफ fx - l निकालते हैं, ये बनेगा दिस माइनस दिस, 2x + 3 - 1 आ गया 2x + 2, 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे आ गया मॉड ऑफ x + 1, ठीक, निकल गया ये इतना। कि अब क्या लेना होता है बाय डेफिनेशन, हमें खुद से लेना होता है एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लेकिन हाउएवर स्मॉल, तो आगे मैं कंडीशंस में बार बार नहीं लिखूंगी, बट यू नो दैट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। अब हमारा मेन जो होता है दैट इज डेल्टा निकालना, लेकिन ये डेल्टा हमें खुद से नहीं लेना होता है, डेल्टा हमें पॉजिटिव तो लेना है लेकिन इट शुड डिपेंड ऑन एप्सिलॉन। तो हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, देखो कहते हैं नाउ मॉड ऑफ fx - l जो है दैट इज स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन, वो एप्सिलॉन से छोटा तभी आएगा अगर मैं एप्सिलॉन की जगह पर ये वैल्यू यूज़ करूँ, क्यों, क्योंकि इसकी जगह पे क्या वैल्यू आई है ये, इसका मतलब अगर मैं इसको एप्सिलॉन मान के चलूँ, अगर मैं इसको एप्सिलॉन मान के चलूँ तो मैं लिख सकती हूँ दिस टर्म इज स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। अब एप्सिलॉन 2 से बड़ा है, लेकिन वो तभी हो सकता है जब ये टर्म जो है वो एप्सिलॉन से छोटी हो। मैंने इनको इक्वल नहीं लिया है यहाँ पे, मैं कह रही हूँ ये इसके इक्वल है, ठीक है। अगर ये एप्सिलॉन से छोटा है तो ये टर्म भी एप्सिलॉन से छोटी होगी, मैंने ये ले लिया यहाँ पे दिस टर्म इज लेस देन एप्सिलॉन, बट 2 कॉमन था तो ये आ गया मॉड ऑफ x + 1 इज स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। अब एप्सिलॉन जो है तो एप्सिलॉन बाय 2 आ गया, एप्सिलॉन बाय 2 ले लो तो वो भी एक पॉजिटिव टर्म ही होगी, क्यों, क्योंकि ये आपका पॉजिटिव है, 2 से डिवाइड करोगे तो वो पॉजिटिव टर्म ही आएगी, ठीक है। तो आपके पास ये, आप इसको डेल्टा मान सकते हो, एक नई टर्म मिली आपको जो कि आपकी क्या है एप्सिलॉन पे डिपेंडेंट है, तो इसका मतलब डेल्टा मुझे मिल चुका है इस कंडीशन के साथ। तो मेरे पास क्या बन गया यहाँ पे, मॉड ऑफ f ऑफ x माइनस लिमिट स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन फॉर, मॉड लग चुका है बच्चे तो पॉजिटिव तो आएगा ही, सो ग्रेटर देन 0 यहाँ से डेल्टा से छोटा होगा, क्योंकि दिस टर्म इज स्ट्रिक्टली लेस देन दिस एंड दिस को मैं लेट करके चली हूँ डेल्टा, एंड डेल्टा मैं इसलिए लेट कर रही हूँ क्योंकि ये एप्सिलॉन पे डिपेंडेंट है, मुझे मिल चुका है बाय डेफिनेशन एक ऐसा डेल्टा जो इस पर डिपेंडेंट है और ये कंडीशन इसमें होल्ड करती है। हमारे पास आ गया कि येस इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब लिमिट आप डायरेक्टली निकाल के बता दो जो भी इसकी लिमिट है, लिमिट में आपको पुट करना है x अप्रोच टू 1 नेगेटिव, ठीक है, यानी लेफ्ट हैंड साइड से। तो आपने यहाँ पे क्या पुट कर दिया, सॉरी वो -1 था, ठीक है, -1 ही था, ठीक है, 1 नेगेटिव नहीं है, -1 ही है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 2 × -1 पुट किया, आ गया -2 + 3 दैट इज इक्वल टू 1, तो 1 के बराबर तो बताना था, इसलिए इसमें डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट करनी है, आपको फंक्शन निकालना है, लिमिट निकालना है, एप्सिलॉन लेना है, डेल्टा डिपेंडेंट ऑन एप्सिलॉन निकालना है, बस आगे आपका सीधे आपको वैल्यू पुट करके दिखानी है, ठीक है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, हमारे पास लिमिट क्या है ये भी बाय डेफिनेशन ही बतानी है, ठीक है। क्वेश्चन 2 का है लिमिट x अप्रोच टू 3 11 - 2x शुड बी इक्वल टू 5, फंक्शन आ गया ये हमारे पास, लिमिट आ गई मेरे पास ये। तो नाउ मॉड ऑफ fx - l निकालो, fx - l निकाला, वो आ गया 2 × मॉड ऑफ x - 3, ठीक है, कॉमन ले लिया 2 तो x - 3 आ गया, ठीक। अगेन नेगेटिव पॉजिटिव का कोई मतलब नहीं होता है मॉड के केस में, वो पॉजिटिव ही आता है। नाउ ये टर्म जो है स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन तब होगी, लेकिन इसकी वैल्यू तो इसके बराबर, यानी ये भी टर्म आपकी क्या होनी चाहिए स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन। 2 यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, एप्सिलॉन बाय 2, देखो ये कोई रटा नहीं है, जो भी यहाँ वैल्यू आएगी इस मॉड से एक्स्ट्रा जो भी होगा वो आपको एप्सिलॉन से डिवाइड कर देना है, अनलेस ये एक पॉजिटिव टर्म है तब तक ये क्वेश्चन आपका करेक्ट है, ठीक है। तो ये आ गया एप्सिलॉन बाय 2 विच कैन बी रिटन एज डेल्टा, तो ये आ गया आपके पास मॉड, तो ये ग्रेटर देन 0 लेस देन डेल्टा खुद ही आ गया, तो यहाँ पे डायरेक्टली लिमिट निकाल दो, वैल्यू पुट कर दो x की 3, तो ये आ गया 3 × 6 11 - 6 इज इक्वल टू 5,
ठीक, ये हो गया आपके बाय डेफिनेशन आपने निकालने। अब हम करते हैं वो वाले क्वेश्चन जिसमें एक रैशनल दी हो वैल्यू और एक इरेशनल दी हो। देखो ये रैशनल है, रियल नंबर्स में से आप रैशनल्स निकालोगे तो आपके पास इरेशनल्स बच जाएंगे, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस को कैसे करना है, आपने दो तरीके से करना है इन क्वेश्चंस को। एक बार केस लेना है इंटरवल्स वाले है ना, तो इसमें आपने एक बार लेना है रैशनल का केस, एक बार लेना है इरेशनल का केस। सबसे पहले आते हैं रैशनल के केस में। रैशनल के केस में फंक्शन क्या आ जाएगा, एक्स, ठीक है। प्रूफ करके क्या बताना है, तो उस केस में लिमिट आपकी कितनी होनी चाहिए, 0। तो फंक्शन इस केस में आ जाएगा रैशनल के केस में एक्स और लिमिट आ जाएगी 0, ठीक। तो अब निकालो मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एल। बाकी सारा केस सेम है, मॉड ऑफ एक्स माइनस 0 आ गया क्योंकि लिमिट आपकी 0 है यहाँ पे, तो ये आ गया मॉड ऑफ एक्स के बराबर, ठीक। अब इरेशनल के केस में निकालो। इरेशनल के केस में हमारे पास फंक्शन क्या आ जाएगा, माइनस एक्स के बराबर, लिमिट अब भी 0 ही है, ठीक। तो हमने क्या निकाला, मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एल, ये आ गया मॉड ऑफ माइनस एक्स माइनस 0। देखो माइनस का कोई फर्क नहीं है, वापस से बना मॉड ऑफ एक्स। दोनों ही आपकी क्या आ रही हैं वैल्यूज़, 0 सॉरी सेम आ रही हैं। तो इसका मतलब है इसकी लिमिट जो है इधर भी सेम आ रही है, इसकी लिमिट यहाँ पे भी सेम आ रही है। इसका मतलब है यहाँ पर मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एल, ठीक है। देखो रैशनल और इरेशनल्स को मिलाओगे तो जाके सबसे बड़ा सेट क्या बनेगा, रियल नंबर्स बनेगा। यानी सारे रियल नंबर्स के लिए इसकी वैल्यू सेम आ रही है, डिफरेंट नहीं आ रही है। वहाँ फंक्शन की वैल्यू ज़रूर डिफरेंट है, बट यहाँ मॉड ऑफ दिस माइनस लिमिट जो है वो आपकी आ रही है सेम, विच इज़ मॉड ऑफ एक्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालनी है इसकी लिमिट। लिमिट कितनी आनी चाहिए, 0। तो सबसे पहले इसके लिए हम एप्सिलॉन लेते हैं, डेल्टा निकालना है। हमने ले लिया एप्सिलॉन, अब आपने वैल्यू निकाली है। फर्स्ट स्टेप तो ये होता है, इसकी वैल्यू निकली है दिस। अब कहता है ये तभी आपका एप्सिलॉन से छोटा होगा जब आपकी मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, लेस देन एप्सिलॉन होगी। अब इस केस में एप्सिलॉन बाय 2 नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो एप्सिलॉन ही हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे डेल्टा मान के चल रहे हैं। नो वन हैज़ टोल्ड अस कि जो डेल्टा है वो आपका एप्सिलॉन के बराबर नहीं हो सकता। वो कहता है डेल्टा जो है वो एप्सिलॉन पे डिपेंडेंट होना चाहिए। तो इक्वालिटी वाला केस भी डिपेंडेंट ही होता है, तो ये इसके इक्वल आ गया इस केस में। तो ये कंडीशन आ चुकी है, ये कंडीशन के लिए ये कंडीशन आ चुकी है। इसका मतलब लिमिट डायरेक्टली निकाल सकते हो। लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 एफ ऑफ एक्स का मतलब हो गया मॉड ऑफ एक्स में 0 पुट करो, 0 जब पुट किया तो वो 0 ही आएगा डायरेक्टली, ठीक है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, दोनों ही केसेस में मॉड ऑफ एक्स के बराबर आ रही है। जब हम आपकी लिमिट 0 ले रहे हो तो मॉड ऑफ 0 तो 0 ही रहेगा दोनों केसेस में, तो आपके पास लिमिट आ गई 0। यही आपको प्रूफ करना था। नाउ एक और केस कर लेते हैं रैशनल और इरेशनल का। अब इरेशनल पे वैल्यू है 0 और रैशनल पे वैल्यू है 1, ठीक। तो हमारे पास लिमिट आ गई यहाँ पे, क्या निकालनी है, जब x आपका c को अप्रोच करता है हमें बताना है ये एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। अब नॉट एग्जिस्ट के लिए देखो क्या करना है, हमने सबसे पहले ले लिया एप्सिलॉन जो है ग्रेटर देन 0। नॉट एग्जिस्ट के लिए मैं यहाँ पे कॉचीज क्राइटेरिया लगाने वाली हूँ, ठीक है। हमने कहा कि लिमिट तभी एग्जिस्ट करती है अगर जो इसका मॉड होता है इन दोनों फंक्शंस का, जो डिफरेंस का मॉड होता है, दैट शुड बी स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन। तो ये कह रहा है नहीं एग्जिस्ट है, इसका मतलब है ये स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन नहीं आना चाहिए। अब हमने ले लिया एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट हमारे पास एप्सिलॉन बहुत 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 छोटा है। तो एप्सिलॉन बच्चे जब बहुत छोटा है, देखो ये कह रहा है नहीं एग्जिस्ट करता है, तो एप्सिलॉन आपको खुद से जब आपने लिया तो आपने ये भी डिफाइन किया एप्सिलॉन होता आपका बहुत ही छोटा है, यानी 0.999 तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0.1 से स्टार्ट करके 0.9999999 अप टू सो ऑन, यानी 0 1 के बीच में लाई करना चाहिए। अब हमने एक डेल्टा लेना है, ये भी एक पॉजिटिव नंबर लेना है, तो सच दैट हमारी ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए। लिमिट यहाँ पे पॉइंट कितना है, c। तो यहाँ पर आ जाएगा मॉड ऑफ x1 माइनस सी लाइज बिटवीन 0 एंड डेल्टा और मॉड ऑफ x2 माइनस सी लाइज बिटवीन 0 एंड डेल्टा, ठीक है। x1 मैंने इसलिए लिया जब आपका रैशनल का केस आ रहा है, ठीक है, और x2 तब लिया जब आपका इरेशनल का केस आ रहा है, या उसको रैशनल मान लो, उसको इरेशनल ले लो, इसलिए मैंने दो अलग पॉइंट्स लिए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कर लिया हमने, तो एक फंक्शन आपका तब बना एफ ऑफ x1 के ऊपर, एक फंक्शन बना आपका एफ ऑफ x2 के ऊपर। लेकिन एफ ऑफ x1 में x1 क्या है, जब आपका, मैंने यहाँ रैशनल लिया था, सॉरी मैंने वैल्यू इरेशनल की डाल दी है, बट आप इसको इरेशनल ही ले लो यहाँ पे, या रैशनल जो भी है। एक की वैल्यू 0, एक की वैल्यू 1, पॉजिटिव नेगेटिव आएगा तो वो वापस से पॉजिटिव ही बनेगा क्योंकि मॉड है, तो 1 आ रहा है। देखो बच्चे 1 तो आपका एप्सिलॉन से बड़ा है ना, मतलब एप्सिलॉन जो है 1 एप्सिलॉन से बड़ा है, तो यहाँ पे ये कह रहा है एप्सिलॉन तो 1 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो बट यहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस देन 1 है, तो ये आपका एप्सिलॉन तो कभी हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब हो गया जो इनका मॉड है वो हमारा एप्सिलॉन से छोटा नहीं आ रहा, उल्टा एप्सिलॉन से बड़ा आ रहा है। तो इसका मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्राची क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ये आना चाहिए था स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। अब हमारे पास केस है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, दो फंक्शंस दिए हुए हैं हमारे पास, ठीक है। तो इसमें दिया है 0 और 1 वैल्यू, इसमें दिया 1 और 0 वैल्यू, ग्रेटर पे 0, यहाँ ग्रेटर पे 1, उल्टी वैल्यूज़ दी हैं दोनों की, ठीक है। देख लिया अपने क्वेश्चन। आगे दिया है कि लिमिट जो है अकेली एफ ऑफ एक्स की अगर मैं निकालती हूँ 0 पॉइंट पे तो ये एग्जिस्ट नहीं करती, जी ऑफ एक्स की भी अकेले x पॉइंट पे निकालती हूँ तो ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। बच्चे यहाँ से भी ये क्लियरली आप देख सकते हो। देखो अगर आपने एक और तरीका किया है ना,
लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना। देखो लेफ्ट हैंड का मतलब हो गया व्हेन इट इज़ अप्रोचिंग फ्रॉम, ये ज़ीरो है, ज़ीरो के लेफ्ट हैंड साइड से जब कर रहा है, ज़ीरो से छोटी वाली वैल्यूज़ के लिए वैल्यू है 1, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट 1 है, राइट हैंड लिमिट 0 है। जब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वली नहीं है तो ऑब्वियसली लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। इधर भी सेम यही केस है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो पहले दो पार्ट्स तो सीधे सीधे हो गए। नेक्स्ट कहता है लेकिन जब हम इन दोनों का सम निकालते हैं तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और वो 1 आ रही है। अब दोनों का सम निकालो, ठीक है, दोनों को आप सम करो। 0 + 1 करते हो ग्रेटर के केस में तो तब भी 1 आता है, 1 + 0 करते हो लेस के केस में तब भी 1 आता है। यानी दोनों को जब मैं सम करती हूँ तो दो वैल्यूज़ नहीं आ रही, एक ही वैल्यू आ रही है, दैट इज़ 1। तो ऑब्वियसली लिमिट पुट करने पे वही एक वैल्यू आएगी, दैट इज़ 1। दोनों को प्रोडक्ट करो, प्रोडक्ट करने पे दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, 0 × 1 और 1 × 0, 0 आ रही है। तो इसका मतलब उस केस में भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि एक ही वैल्यू आ रही है और आपकी आ रही है 0। ठीक है, तो इसको डीप में करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन 11 पे। इस तरह के क्वेश्चन जब आपको दे रखे हैं, ठीक है, लिमिट दिया है x अप्रोच टू 0, x × sin of 1/x = 0, इस तरह के क्वेश्चन जो दिए हैं। इसमें हमने क्या किया, फंक्शन ले लिया है x sin of 1/x, ठीक है। देखो जहाँ पे नहीं बोला है कि आपको इसको डेफिनेशन से ही प्रूव करना है तो वहाँ पे हम कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं। हमने क्राची क्राइटेरिया किया है, वो अगर आपको उससे फिजिबल लगता है वैसे निकाल लो। लेफ्ट हैंड लाइन लिमिट से निकालना है लेफ्ट हैंड लिमिट से निकालो, राइट हैंड लिमिट से निकालना है तो राइट हैंड लिमिट से निकालो, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल दिया हुआ है डेफिनेशन से निकालो। तो हमने क्या किया, f(x) = x sin 1/x ये ले लिया हमने ग्रेटर देन 0। नाउ पॉइंट क्या है, 0, लिमिट कितना है 0, तो ये आ गया आपके पास फंक्शन और लिमिट है यहाँ पे 0। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, mod of f(x - 0) निकाला। ये मेरे पास क्या आया, इसमें से 0 माइनस करोगे तो बच्चे यही आएगा। नाउ दिस इज mod of x × sin 1/x, ठीक। अब हमें ये देखना है, आपको सबको पता है कि जो साइन थीटा होता है उसकी वैल्यू किस में लाई करती है, साइन थीटा की वैल्यू लाई करती है -1 से लेके 1 तक, ये हमें पता है। तो इसका मतलब हो गया, इसको ही मैं लिख सकती हूँ mod of sin थीटा इज़ लेस देन और इक्वल टू 1। जब ये मॉड में आ जाता है तो दोनों वैल्यूज़ एक साथ आ जाती हैं, ठीक है। आ गया, इसी को लिखने का तरीका है, दिस mod of sin थीटा इज़ लेस देन और इक्वल टू 1। इसका मतलब हो गया, ये हमारे पास आ गया, इसकी वैल्यू इज़ लेस देन इक्वल टू 1, यानी इस टर्म की वैल्यू, थीटा कुछ भी हो ये लेस देन इक्वल टू 1 होगा, यानी इसकी वैल्यू जो है लेस देन इक्वल टू 1 आ गई। तो इसका मतलब हो गया दिस इज़ mod of x और दिस इज़ योर 1, ठीक है, ठीक। यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी। इसका मतलब हो गया mod of x × sin x इज़ लेस देन और इक्वल टू mod of x - 1। ये हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली, विच इज़ स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन। x - 1 नहीं आएगा, x ही आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू x आएगी, x ही रहेगा, साइन ऑफ x की जगह आपने देख लिया, और इसका मॉड जो है दैट इज़ लेस देन और इक्वल टू 1। तो इसका मतलब हो गया दिस टर्म इज़ लेस देन और इक्वल टू mod of x × 1, वो जो कि वापस से क्या बन जाएगा, mod of x। नाउ अब हमें क्या लेना है, अब हमें सेम वही चीज़ लेनी है कि जो आपका mod of f(x) है, जो आप स्टार्टिंग में लेके चले थे, माइनस लिमिट थी 0, ये आपकी किसके बराबर आई, mod of x आ गया, दिस mod of x के बराबर। अब मैं कहती हूँ कि जो आपका क्वेश्चन था दैट इज़ mod of f(x - 0), ये स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन तभी होगा जब भी आपका जो है mod of x जो है वो स्ट्रिक्टली लेस देन आप एप्सिलॉन लोगे, ठीक है ना। ये तो इसके बराबर है, अगर ये स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन है तो ये भी स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। इसलिए अगर मैं ये कंडीशन सेटिस्फाई करवा रही हूँ तो ये कंडीशन खुद ही सेटिस्फाई हो जाएगी। नाउ मॉड है तो इसका मतलब हो गया mod of x लाइज बिटवीन 0 एंड एप्सिलॉन, ये 1 नहीं है, ठीक है, कहीं पे भी। नाउ एप्सिलॉन को ही तो मैं डेल्टा मान सकती हूँ, क्योंकि डेल्टा वो पॉजिटिव वैल्यू है जो आपकी क्या है, एप्सिलॉन पे डिपेंडेंट है। सो यहाँ पे डेल्टा भी आ गया, कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई यहाँ पर। तो यहाँ पर ये भी चीज़ भी लेस देन एप्सिलॉन आ गया। अब सीधे डायरेक्ट लिमिट निकाल सकते हैं ना, लिमिट x अप्रोच टू 0 x sin 1/x इज़ इक्वल टू 0। क्यों, 0 × लिमिट ऑफ दिस थिंग जो भी कुछ आएगी दैट इज़ पॉजिटिव, तो यहाँ पर आ गया 0, ठीक है। सो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था लिमिट्स, ठीक है। अगर जिनका मिस हो गया था लेक्चर वो पिछला पार्ट फर्स्ट देख सकते हैं। तो उसके बाद ये
वीडियो देख सकते हैं। तो हमारे पास आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, ठीक है, कि लिमिट्स के ऊपर अगर हम अलजेब्रा लगाए, अलजेब्रा का मतलब हो गया एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं तो क्या होता है, तो लिमिट्स हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी इजी है, तो हम इसको एक जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। कहते हैं एफ कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन है सच दैट लिमिट जो है उसकी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। सो दीज आर दोज क्वेश्चंस जिनमें लिमिट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, हमें लिमिट्स निकालने हम सीख चुके हैं। कहते हैं अब लिमिट्स तो ऑलरेडी हैं, अब बताओ अगर उन पे अलजेब्रा लगी है, फॉर एग्जांपल कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी रियल नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मॉड लग रहा है, कोई भी आपका अलजेब्रा लग रहा है उसके ऊपर, फॉर एग्जांपल एडिशन लग रहा है, मल्टीप्लिकेशन लग रहा है, डिवीज़न लग रहा है, तो लिमिट कैसे निकलती है, ठीक है। तो काफ़ी ईजी है। सबसे पहले हमने कांस्टेंट देखा, कहते हैं फंक्शन के साथ अगर एक रियल नंबर जो है मल्टीप्लाई हो रहा है तो रियल नंबर बाहर आ जाता है, लिमिट सिर्फ और सिर्फ फंक्शन के साथ लगता है, यानी वेरिएबल के साथ लगता है, ठीक है। इसी तरीके से मॉड है तो लिमिट के साथ भी मॉड लग जाएगा, ठीक है। लिमिट कैन बी पॉजिटिव, लिमिट कैन बी नेगेटिव एंड लिमिट कैन बी जीरो ऑल्सो, लेकिन एक फाइनाइट नंबर होना चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पे लिमिट के साथ भी आपका लग जाएगा। तो सबसे पहले आ गया फर्स्ट केस जहाँ पे हम कांस्टेंट की बात करते हैं। लिमिट तो ऑलरेडी फंक्शन का एग्जिस्ट करता है, अब हमें किसकी लिमिट निकाल के दिखानी है, अगर उसके साथ कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो इसी पूरी डेफिनेशन में सब जगह फंक्शन नहीं लेना है, फंक्शन के साथ अपने के भी लेना है, यानी एक रियल नंबर में मल्टीप्लाई करके लेना है, ठीक है। सेम जो आपने इसके लिए प्रूफ करके दिखाते थे, अब वो आपने के इंटू एफ के लिए प्रूफ करके दिखाना है। अब ये तो ऑलरेडी गिवन है, तो इसका मतलब एप्सिलॉन हमारे पास है, हाउएवर स्मॉल है, डेल्टा एग्जिस्ट करता है सच दैट हमारे पास मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एल जो है वो स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन है फॉर दिस कंडीशन, मॉड ऑफ एक्स माइनस ए स्ट्रिक्टली लेस बिटवीन 0 एंड डेल्टा, ये सब हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अब हमें क्या निकालना है, मॉड ऑफ के इंटू एफ एक्स माइनस के इंटू एल, ठीक है, क्योंकि लिमिट के साथ भी एल लगेगा, सो दिस माइनस दिस निकालना है, दिस शुड बी स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। देखो एप्सिलॉन हमारे पास ऑलरेडी है, डेल्टा हमारे पास ऑलरेडी है, हम इन्हीं के लिए निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यही कंडीशंस के लिए हमें ये बार बार अब लेने की ज़रूरत नहीं है ना। मॉड ऑफ के जो है एज ए कांस्टेंट, अभी हमें लिमिट्स नहीं लगी है, बट एज ए कांस्टेंट के कॉमन आएगा तो मॉड से बाहर आ गया, मॉड ऑफ के लग गया। कांस्टेंट कैन भी नेगेटिव पॉजिटिव जो भी है, तो इसलिए मॉड लग गया। सो यहाँ पर क्या आ गया आपके पास, मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एल, बट मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एल के लिए आपने ऑलरेडी लिखा है दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन, ठीक, फॉर दिस कंडीशन। तो ये कंडीशन और ये दोनों चीज़ें इसके साथ खुद ब खुद आ गई, ठीक। नाउ मॉड ऑफ के इंटू एप्सिलॉन, एप्सिलॉन कोई पॉजिटिव टर्म है, ये कोई रियल नंबर है, मॉड में लोगे तो ये भी आपके पास पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक है, अनलेस ये एक ज़ीरो है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू, सो आई थिंक यहाँ पे दिया होगा वे के इज़ रियल नंबर, ओके। तो हमारे पास आगे यहाँ पे ऑब्वियसली मॉड है तो पॉजिटिव है, तो यहाँ पर आ जाएगा एप्सिलॉन डैश, हमने इसको मान लिया दिस दो पॉजिटिव टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन, अगेन एक पॉजिटिव टर्म, सो एप्सिलॉन डैश इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो, ठीक। तो हमारे पास क्या आ गया, दिस टर्म इज स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन फॉर दिस कंडीशन, बट ये किसकी डेफिनेशन बन गई, अब ये डेफिनेशन बन गई लिमिट ऑफ दिस थिंग इज इक्वल टू के इंटू एल फॉर दिस कंडीशन, तो लिमिट एग्जिस्ट कर गई। सिमिलरली नेक्स्ट में आपके पास क्या है, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एल का दिस लिमिट पे क्या करना है आपने, सेम यही चीज़ लेनी है, बट यहाँ पर आपने एफ ऑफ एक्स में कंडीशन में जो मॉड लगता था वो तो लगेगा ही लगेगा, बट ऑलरेडी जो और मॉड दिया हुआ है सिंगल मॉड वो भी लगेगा, यानी ये ऑलरेडी गिवन है। यहाँ पे अब आपको निकालना है मॉड ऑफ, यानी होल मॉड ऑफ दिस थिंग माइनस मॉड ऑफ एल, ये निकालना है स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। देखो यहाँ पे भी ये लगा, सो दिस इज लेस देन और इक्वल, आपको पता है मॉड जो होता है ऑफ मॉड वाली टर्म्स का, ये लेस देन और इक्वल टू होता है मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एल का, बट ये टर्म जो है, अच्छा ये क्या कर रही हूँ मैं लगा रही हूँ यहाँ पे कि मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ वाई, दिस इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। आप करके देख सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये लेस देन, ये चीज़ इससे लेस देन हो सकती है या तो इससे सॉल्व, क्योंकि यहाँ नेगेटिव टर्म की, नेगेटिव पॉजिटिव की एक पॉसिबिलिटी है, एंड का तो पॉजिटिव ही आएगा, बट यहाँ पर आपका पहले कोई टर्म अगर ये खुद अकेले में नेगेटिव है तो ये पहले ही पॉजिटिव हो जाएगी, ये अकेले में नेगेटिव है तो ये पहले ही पॉजिटिव हो जाएगी, तो यानी दो पॉजिटिव टर्म्स का आप नेगेशन निकाल रहे हो। बट यहाँ पर आपका ये हो सकता है कि ये एक नेगेटिव है और ये यहाँ पे माइनस की वजह से नेगेटिव है, तो दोनों जाके पहले आपके क्या हो रहे हैं, नेगेटिव बन रहे हैं, फिर एंड में वो पॉजिटिव बन रहे हैं। सो ये टर्म हमेशा क्या आएगी, इस टर्म से छोटी आएगी, ठीक है, ओके, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव हैं, इन दोनों का नेगेशन हो रहा है, ये दोनों आपके क्या हो रहे हैं, ये आपके दोनों नेगेटिव अगर हैं, मतलब अगर दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, मतलब ये दोनों पॉजिटिव हैं तो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उस केस में इक्वल हो गए। बट अगर एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, सॉरी दोनों नेगेटिव, ये तो पॉजिटिव ही है ना, ये तो माइनस लगा है आपका फॉर्मूला का, तो ये अगर नेगेटिव होती है तो दोनों ऐड हो रहे हैं, ये बेसिकली सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं इन एनी केस, बट ये यहाँ पे अगर नेगेटिव सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो उस केस में इक्वल है, बट अगर ऐड हो रहे हैं तो उस केस में ये टर्म इससे हमेशा बड़ी आएगी।
आई होप आपने समझ लिया इसको। तो इसमें आ जाएगा ये, बट दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन, उसके साथ ये कंडीशन है, तो हमारे पास ये भी प्रूफ हो गया। नाउ अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स इतना कुछ नहीं है, इट इज़ वेरी इजी। दो अब दिए यहाँ पे फंक्शंस, उनका लिमिट एग्जिस्ट करता है, इसका लिमिट एल है, उसका लिमिट एम है। देखो ये डिफरेंट फंक्शंस है इसलिए डिफरेंट लिमिट्स लिखी हैं, ठीक है। तो कहता है अगर इन दोनों फंक्शंस को आप लिमिट ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके लिमिट निकालते हो, अगर ऐड कर रहे हो तो एल प्लस एम बनेगा, यानी दोनों लिमिट्स पे ऐड हो जाएंगी। अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो दोनों लिमिट्स पे सब्ट्रैक्ट हो गए। मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अगर आप सब डिवीज़न कर रहे हो तो डिवीज़न हो जाएगा। डिवीज़न में क्या होता है बच्चे, लिमिट इसकी निकलेगी अलग से, लिमिट इसकी निकलेगी अलग से, इसकी लिमिट आ जाएगी एल, इसकी लिमिट आ जाएगी एम। सिमिलरली प्रोडक्ट में इसके साथ भी लिमिट अलग से हो जाएगी, इसके साथ लिमिट अलग से हो जाएगी, तो ये आ जाएगी आपकी एल, ये आ जाएगी एम। इसी तरीके से इसमें आ जाएगी लिमिट ऑफ एफ और इसमें आ जाएगी लिमिट ऑफ जी, तो ये आ जाएगा एल, इसकी लिमिट, और ये आ जाएगी एम। बट यहाँ पर बाय डेफिनेशन करना है, तो इसीलिए आपको ये एप्सिलॉन और ये डेल्टाज लेने पड़ेंगे। दो फंक्शन है तो दो डेल्टाज लेने हैं, बाद में आप मिनिमम वाला केस लेके इसको डेल्टा में कन्वर्ट कर दो। इसकी आ गई ये कंडीशन, इससे आ गई ये कंडीशन, दोनों का मिनिमम ले लिया हमने, तो आ गया डेल्टा। क्लियर। तो अगेन दो कंडीशंस थी, मैंने एप्सिलॉन बाय 2 लिया, एप्सिलॉन बाय 2 लिया, दोनों को आगे जाके मैं ऐड करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा। करना क्या है, आपने निकालना है लिमिट ऑफ दिस थिंग इज इक्वल टू लिमिट ऑफ दिस। पॉजिटिव का केस ले रही हूँ तो इसका मतलब हो गया मॉड ऑफ एफ प्लस जी ऑफ एक्स माइनस एल प्लस एम निकालना है। दिस लिमिट, दिस मॉड शुड बी स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन, तो हमारे पास आ जाएगा दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एल, इसके साथ ले लिया, एम इसके साथ ले लिया, बट एल के साथ आ गया एप्सिलॉन बाय 2, इसके साथ आ गया एप्सिलॉन बाय 2, इसके साथ दोनों कंडीशंस आपकी आ गई यहाँ पे डेल्टा वाली, तो आपने एक ही बार लिखी। तो यहाँ पे आ गया बाय डेफिनेशन लिमिट ऑफ दिस थिंग इज इक्वल टू एल प्लस एम, एप्सिलॉन के बराबर आ गया, तो लिमिट एग्जिस्ट कर गई। सिमिलरली नेगेटिव के लिए भी आप यही चीज़ करोगे। सिमिलरली आपने यहाँ पे करना है प्रोडक्ट के लिए एंड देन डिवीजन के लिए। नाउ अलजेब्रा को ही मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। कहता है किसी भी रियल नंबर का अगर आप लिमिट लेते हो तो वो रियल नंबर ही रहता है, क्योंकि उसके ऊपर लिमिट लगती ही नहीं है, ठीक है। तो वो खुद ही बाहर आ जाती है और वो लिमिट लगती ही नहीं है, तो इसको प्रूव कर देख लेना। अब कहता है अगर आपने x का लिमिट निकाला है, x अप्रोच टू a, तो वो a के बराबर आ रहा है, तो x की पावर n का लिमिट निकालोगे तो वो a की पावर n आ जाएगा। इसको देख लेते हैं, ठीक है। इसके पास हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास f ऑफ x जो है यहाँ पर x है और लिमिट हमारे पास यहाँ पे a दी हुई है, तो निकालो f ऑफ x माइनस एल, आ गया मॉड ऑफ x माइनस a, मॉड ऑफ x माइनस a आ गया, ठीक है। इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू विच इज स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन, ठीक। स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन हमने ले लिया यहाँ पे इसको बाय डेफिनेशन, क्योंकि f ऑफ x जो है यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन ऑलरेडी देखो स्टार्टिंग में ही दे रखा है कि f ऑफ x जो है उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। सो अगर ये इसके बराबर आ रही है, ये स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन है, तो ये भी स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा, ठीक। तो इसको बार बार प्रूफ करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये बाय डेफिनेशन हमारे पास आ गया, लिमिट एग्जिस्ट करती है। हमारे पास क्वेश्चन है x की पावर n की लिमिट निकालनी। अब लिमिट ऑफ x की पावर n निकालोगे तो x कितनी बार आया, n टाइम्स आया। सबके साथ लिमिट्स अलग अलग से लगाओ, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का हमने अभी अलजेब्रा पढ़ा, डिफरेंट लगाओ, तो हमारे पास आ गया a, बट ये कितने टाइम्स है, n टाइम्स है, तो ये a की पावर n आ गया। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट है पॉलिनोमियल के लिए, ठीक है। अगर f ऑफ x एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, उस केस में आपके पास लिमिट क्या आ जाएगी, x अप्रोच टू a है, तो ये f ऑफ a के बराबर आनी चाहिए। अगेन f ऑफ x की लिमिट आपको ऑलरेडी पता है, अब आप पॉलिनोमियल फंक्शन की लगा रहे हो। पॉलिनोमियल फंक्शन कितने कैसा लिखा जाता है, p नॉट x की पावर n, या आपने जो भी कांस्टेंट लेने हैं c नॉट जो भी है, p1 x की पावर दिस, इसकी पावर बढ़ती जाएगी, इसकी पावर घटती जाएगी, सो अप टू p की पावर n तक आपने ये ले लिया ना। लिमिट x अप्रोच टू a f ऑफ x ही किसके बराबर है, लिमिट x अप्रोच टू a, सबके साथ डिफरेंट लिमिट लगाओ। अब आपको ये भी पता है इसमें वेरिएबल x है, और जो p नॉट है, p1 है, p2 है, ये सारे आपके क्या है, रियल नंबर्स हैं या कांस्टेंट फंक्शंस है। ले लो कांस्टेंट फंक्शंस को बाहर, सिर्फ रियल नंबर्स के ऊपर लगेगा ना। x अप्रोच टू a, x की पावर n, अभी तो पढ़ा हमने पिछले वाले में, x की पावर n, लिमिट x अप्रोच टू a का मतलब हो गया a की पावर n, तो इधर पावर n-1 है तो a की पावर n-1, जितनी पावर है उतना ही यहाँ पर a की पावर आएगा। इधर है ही नहीं, तो ये सिर्फ कांस्टेंट टर्म है, इसके ऊपर आपका सीधे सीधे कांस्टेंट टर्म ही आएगा। सो इन सारों को जब मैंने ध्यान से देखा तो ये वापस से आपका बन रहा है पॉलिनोमियल फंक्शन, लेकिन अब ये किस में बन रहा है, नॉट इन वेरिएबल x, नाउ दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन इन वेरिएबल a, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट है आपके पास f ऑफ x और g ऑफ x, आपके दो पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं, ठीक है। तो उस केस में आपने उनका डिवीजन का निकालना है। पॉलिनोमियल फंक्शन के डिवीजन का भी निकालो, इसका निकालोगे f ऑफ a, इसका निकालोगे से g ऑफ a, वेयर आपको ये पता है g ऑफ a 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। सिमिलरली बच्चे आपने क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। आपको हमेशा पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, अगर आप नंबर लाइन की बात करते हो, इफ़ दिस इज़ 2.1, this is 2.2 and this is 2,
दिस इज़ 1.9। आपको इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना है तो वो हमेशा आप यहाँ पे लेफ्ट की तरफ जाते हो। ये आ गया 2 आपके पास, ठीक है। सिमिलरली आपके पास है 2.1 और यहाँ है आपका 2 के नेगेशन का निकाल रहे हो आप, और यहाँ पर आ जाएगा दिस, ठीक है। तो आप इधर की तरफ जाओगे नेगेटिव के केस में। नेगेटिव के केस में 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इधर की तरफ जाना हुआ, यहाँ से भी आप इधर की तरफ जाओगे। 2.1 का आ जाएगा 2, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर ये 2.2 है तो इसका भी इधर की तरफ जाओगे तो जो भी आपकी वैल्यू आएगी 1 आ जाएगा, या जो भी है वो आपका आएगा, ठीक है। अब ये आपको क्या देखना है, आपके पास क्या लिमिट निकालनी है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x की, दैट इज इक्वल टू a माइनस एक्स। अगर लिमिट आपकी a है तो a माइनस एक्स, अगर लिमिट आपकी a पॉजिटिव है यानी राइट हैंड लिमिट है तो लिमिट आती है a। तो कैसे ये याद रखना है आपको, ये सीधे ये और ये आपको आगे जाके रिकॉल भी करना है। कैसे आता है देखो, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउएवर स्मॉल, हमने एक पॉजिटिव नंबर ले लिया डेल्टा सच दैट, आपको पता है डेल्टा शुड लाई बिटवीन 0 एंड, देखो एप्सिलॉन और डेल्टा दोनों ही पॉजिटिव लेने हैं लेकिन एक्सट्रीमली स्मॉल लेने हैं सो दैट ये 0 और 1 के बीच में लाई करे। इसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए आपको, ठीक है। देन हमारे पास जो आपके पास ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x दैट इज इक्वल टू a माइनस 1। यहाँ पे कितना वैल्यू दिया है, a माइनस 1 दिया है, यहाँ a दिया है तो a ले लेना, ठीक है। तो यहाँ पे जितना दिया वो वैल्यू लिया। कहता है ये किसके लिए एग्जिस्ट करता है, सिंस ये आपका क्या है a नेगेटिव है तो x लाइज बिटवीन a माइनस डेल्टा से लेके a तक। लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट एग्जिस्ट करेगी, यहाँ पे राइट हैंड साइड की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। कहता है अब हमें क्या निकालना है, मॉड ऑफ दिस थिंग माइनस दिस थिंग, दिस शुड बी स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन। अगर निकलता है तो हाँ ये इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। नाउ मॉड ऑफ दिस माइनस दिस इज इक्वल टू, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या आ रहा है a माइनस 1 के बराबर, ये ऑलरेडी a माइनस 1 है तो ये आ जाएगा a माइनस 1 को माइनस किया, सब्ट्रैक्ट किया, सेम टर्म्स हैं तो ये 0 आ गया। नाउ 0 जो है वो आपको पता है दैट इज स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन, क्योंकि आपको पता है व्हाट इज एप्सिलॉन, एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, तो ग्रेटर देन 0 आ गया यानी ये टर्म आपकी लेस देन एप्सिलॉन आ गई। सो दिस टर्म इज स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन फॉर दिस कंडीशन लेफ्ट हैंड साइड की। इसका मतलब हो गया इसकी आपकी जो है लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है और वो कितनी आएगी, ये आपकी जो टर्म होती है यही तो लिमिट होती है, तो l की वैल्यू कितनी है a माइनस 1। अब यहाँ पर जो है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन a माइनस 1 क्यों आया, देखो x का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा लेफ्ट की साइड ही जाएगा तो ये आएगा a माइनस डेल्टा। a माइनस डेल्टा में ये आपके पास हद भी होगा तो कितनी वैल्यू आ रही है, 1 आ रही है तो सो a माइनस 1 के बराबर। यहाँ से भी इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो लेफ्ट की तरफ ही जाएगा, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू a इसलिए लिया हुआ है मैंने, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज a, लेफ्ट की तरफ ही लेना है आपको, छोटी वाली वैल्यू, ठीक है। तो हमारे पास आ गया इन दोनों का डिफरेंस विच इज़ a माइनस a, यहाँ पे भी 0 आ गया दिस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट आई है, ये राइट हैंड लिमिट आई है, पर आपने नोटिस किया लेफ्ट हैंड लिमिट अलग आई है और राइट हैंड लिमिट अलग आई है। जब दोनों ही लिमिट्स अलग अलग हैं तो ऑब्वियसली इसकी जो फुल लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो फुल लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है बिकॉज बोथ दीज लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड आर डिफरेंट। नाउ व्हाट इज लिमिट, लिमिट ऑफ दिस x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a लेना है। अगर a आपका इंटीजर नहीं है, इंटीजर था तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, यहाँ पे बता रहा है अगर इंटीजर नहीं है तो उस केस में आपका आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a। तो इस केस में हम क्या लेते हैं, a आपका इंटीजर नहीं है, ठीक। तो उस केस में मैंने a ले लिया है, a इंटीजर नहीं है, समझ रहे हो। सो दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a प्लस थीटा, थीटा कोई वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है लेकिन एक्सट्रीमली स्मॉल है, 0 और 1 के बीच में ले ली, ठीक है। दिस इज योर इंटीजर, इंटीजर में आपने 0 पॉइंट समथिंग कुछ भी ऐड किया क्योंकि थीटा क्या लाइक कर रहा है, 0.1 से स्टार्ट हो रहा है 0.99 तक जा रहा है। इंटीजर में जब वो ऐड करोगे तो ऑब्वियसली वो इंटीजर नहीं बनेगा, ठीक है। दिस इज इंटीजर, दिस इज फ्रैक्शन, दोनों को जब ऐड करोगे तो ये एक नॉन इंटीजर बनेगा, इसलिए मैं a की वैल्यू इस तरीके से ले सकती हूँ, ठीक। ले ली मैंने a की वैल्यू। नाउ एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउएवर स्मॉल, हमने एक पॉजिटिव रियल नंबर ले लिया डेल्टा, डेल्टा को मैंने इस तरीके से लिया है बच्चे, ये आपको अब याद रखना है, ठीक है। लेकिन क्यों लिया है, एवरीथिंग हैज़ अ लॉजिक। डेल्टा मैंने ले लिया है मिनिमम ऑफ थीटा और 1 माइनस थीटा ले लिया, ठीक है। थीटा और 1 माइनस थीटा, थीटा आपको पता है क्या है, थीटा इज 0.this एंड थीटा माइनस 1 माइनस थीटा ले लिया, 1 बड़ा है तो 1 में से थीटा, क्योंकि थीटा स्मॉलर तो इसलिए मैंने 1 में से थीटा को निकाला। इन दोनों में से जो भी मिनिमम वैल्यू आएगी वही मेरा डेल्टा है। तो आपको ये दिख रहा होगा कि थीटा आपका पॉजिटिव भी है, राइट, थीटा आपका पॉजिटिव है, अगर वो पॉजिटिव है और 1 से छोटा भी है तो यानी ये जो भी मिनिमम वैल्यू आएगी वो क्लियरली आपको दिख रहा है वो एप्सिलॉन पे डिपेंडेंट है। एप्सिलॉन भी क्या होता है, 0 और 1 के बीच में लाई करता है, ठीक। तो डेल्टा मेरा किस में लाई करेगा, 0 से लेके थीटा तक लाई करेगा। कहता है इस तरीके से इसको लेना है
कि डेल्टा भी आपका 0 और थीटा के बीच में लाई करे, लेकिन एक्चुअली ये बन क्या रहा है, बन ये वापस यही रहा है क्योंकि थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड 1, बन ये वही रहा है, डेल्टा लाइज बिटवीन 0 एंड 1 क्योंकि थीटा इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1। कहता है ये लाई करना चाहिए इसके बीच में, और डेल्टा और थीटा को जब आप ऐड करोगे, मतलब इन दोनों को आप ऐड भी कर लोगे, तब भी आपका 1 से छोटा ही आना चाहिए। यानी डेल्टा में इस तरीके से इतना स्मॉलर ले रही हूँ कि थीटा में मैं अगर मैं ऐड कर लूँ तब भी ये 1 से छोटा ही होना चाहिए। आप समझो इस बात को कि अगर मैं थीटा को लेती हूँ 0.9 फॉर एग्जांपल, और डेल्टा भी मैं कह रही हूँ कि डेल्टा मुझे लेना है मिनिमम ऑफ दिस एंड दिस। इनका मिनिमम तो कुछ भी हो सकता है बच्चे, इनका मिनिमम तो ये भी हो सकता है ना, मतलब मिनिमम मुझे इस तरीके से लेना है, इतना स्मॉलर लेना है कि फॉर एग्जांपल 0.1 ले लिया मैंने, ये बड़ा मिनिमम ले लिया, लेकिन दोनों को ऐड करूँगी तो ये 1 बन जाएगा, तो ये नहीं बनना चाहिए। ठीक है, तो कहता है इसको तो मिनिमम लेना है, लेकिन थीटा भी इस तरीके से चूज़ करना है कि आपके पास डेल्टा इस तरीके से चूज़ करो कि आपके पास ये 1 से छोटा तब भी रहे। ठीक है, ले लिया हमने, इसलिए डेल्टा को मैंने यहाँ पे मिनिमम लिया है। अब हमारे पास x जो है इस केस में ऑब्वियसली ये x की वैल्यू यही आएगी यहाँ पर, तो x किसको बिलोंग कर रहा है, डिलीटेड नेबरहुड ऑफ दिस, क्योंकि बच्चे ये आपका इंटीजर है, बट x जो है वो उस पर इंटरवल को बिलोंग करना चाहिए जिसमें a नहीं होना चाहिए, मतलब इंटीजर नहीं होना चाहिए। सो डिलीटेड नेबरहुड में आ गया, और डिलीटेड नेबरहुड हम ऐसे लिखते हैं, इसमें से हम a पॉइंट निकाल रहे हैं बिकॉज a इज़ नॉट एन इंटीजर, क्योंकि इसमें वही पॉइंट्स आएंगे जो इंटीजर होंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना ये। सो x इज इक्वल टू a, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू a फॉर, इनको आप जोड़ दो, दिस विल बिकम मॉड ऑफ x माइनस a लाइज बिटवीन 0 एंड डेल्टा। इसी को लिखने का तरीका, डिलीटेड नेबरहुड x माइनस a। ठीक है, a निकल चुका है इस पॉइंट से। नाउ मॉड ऑफ दिस माइनस दिस इज इक्वल टू a माइनस a, ये 0 आ गया, बाकी तो आपको ऑलरेडी पता ही है, विच इज़ नॉट एन इंटीजर, ये आपको पहले से पता है कि वेयर a इज़ नॉट एन इंटीजर, और बार बार मैं लिख रही हूँ a इज़ नॉट एन इंटीजर, बट जो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फैक्टर ऑफ a जो है वो एक इंटीजर है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर मुझे थीटा को इंट्रोड्यूस करना पड़ा, क्योंकि थीटा के ऐड करने पर ही यहाँ पे a मिल रहा था, अदरवाइज मुझे a नहीं मिल रहा था। ओके, अब इनको थोड़ा सा रिकॉल कर लो, ये आपका क्या है, ये आपके पास है कॉम्पोजिशन बोलते हैं इसको, f का कॉम्पोजिशन g के साथ करो या g का कॉम्पोजिशन f के साथ करो। ठीक है, f और g आपके पास क्या है, दो रियल वैल्यूड फंक्शंस है, सच दैट f कॉम्पोजिशन ऑफ g ऑफ x एंड g कॉम्पोजिशन ऑफ x दोनों ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो उस केस में आपको ये चीज़ें याद रखनी है। देखो कंपोजिशन का थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ, f कॉम्पोजिशन g ऑफ x का मतलब क्या होगा। देखो f कोई फंक्शन है, g कोई फंक्शन है, आप रियल वैल्यूड है या जो भी है, अभी मैं कंपोजिशन समझा रही हूँ। ठीक है, ये आपका f ऑफ x है, ये आपका g ऑफ x है। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है f कंपोजिशन g। ठीक है, ये आपका f, सॉरी नॉट दिस, दिस इज योर f ऑफ x, यहाँ से लेके यहाँ तक है, दिस इज योर g ऑफ x जो भी है ये आपका। ठीक है, ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक है, दिस इज़ योर फंक्शन, ये आपका बनेगा। ठीक है, तो कहता है यहाँ पर कि अगर आपके पास f ऑफ x और g ऑफ x दो फंक्शन हैं, तो f कंपोजिशन g निकालोगे तो वो भी एग्जिस्ट करेगा, और g कंपोजिशन f निकालोगे तभी वो भी एग्जिस्ट करेगा। और ये तभी एग्जिस्ट करता है जब आपका f जो है वो एक वैल्यू है, देखो ये आ गया आपके पास f फंक्शन x से लेके fx तक। ठीक, यही होता है, या आप सीधे मान लो x से लेके y तक। तो ये फंक्शन जो है आपका, ये होना चाहिए आपके पास कंपोजिशन निकालने के लिए, ये जो टर्म है इसी के बराबर होना चाहिए, ये होना चाहिए y से लेके z तक। ठीक, अब आपने क्या निकालना है, जबकि ये भी x पे ही वो है डिफाइंड है, अगर ये x पे डिफाइंड है तो ये मान लो x से लेके z तक है। सो ये हो गया x से लेके z तक, ये हो गया g ऑफ x, ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से मैपिंग बनाई है, f हमारी फंक्शन है x से लेके y तक, और g हमारा फंक्शन है y से लेके z तक, तभी इसका कंपोजिशन निकलेगा। अब कहता है कि सबसे पहले f कंपोजिशन g क्या होता है, f कंपोजिशन g होता है हमारे पास मैपिंग जो g से लेके f तक जाती है, g से लेके f तक जो जाती है। ठीक है, ये आपकी मैपिंग होती है। इसका मतलब होता है आपका पहले g डिफाइन होता है, उसके बाद f डिफाइन होता है। ठीक, करके भी दिखाऊंगी अभी। फिर उसके बाद होता है आपकी मैपिंग है g कंपोजिशन f, विच इज़ अ मैपिंग फ्रॉम f टू g। इसका मतलब हो गया f पहले डिफाइंड है और g डिफाइंड है।
फिर उसके बाद तभी तो ये मैपिंग एफ से लेके जी तक जा रही है, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे करते हैं, देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे बोलता है फिर ये सारी चीज़ें आपकी होल्ड करती हैं। कौन सी सारी चीज़ें होल्ड करती हैं, देखो अगर हम लिमिट लेते हैं एफ एक्स की एट एक्स अप्रोच टू ए, तो ये एल के बराबर है और लिमिट इसकी जो है एम तक है, लेकिन एक्स कहाँ अप्रोच कर रहा है, एल को, तो उसके इसमें कंपोजिशन अगर मैं निकालूँ तो वो एम के बराबर होती है। इसको ध्यान से देखना। सबसे पहले देखो लिमिट क्या है, एफ ऑफ एक्स की है, एक्स अगर ए को अप्रोच करता है तो हमारे पास यहाँ पे क्या लिमिट आ रही है, यहाँ पे आ रही है लिमिट, निकालनी है आपको लिमिट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल, अगर एक्स आपका ए को अप्रोच कर रहा है, और लिमिट दी हुई है एक्स अप्रोच टू एल, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम, ये दोनों दी हुई हैं। अगर मैंने निकालनी है लिमिट एक्स अप्रोच टू ए, जी कंपोजिशन ऑफ एफ एट एक्स, मैंने आपको बोला जी कंपोजिशन ऑफ एफ का मतलब हो गया पहले एफ एक्स डिफाइन होगा, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया पहले जो लिमिट लगेगी वो जी एफ एक्स पे लगेगी, तो ये आपका पास क्या बन गया, ये बन गया आपका जी एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोच टू ए। इसको लिखने का तरीका ना, एफ ऑफ एक्स पे ये लिमिट जब लगी आपकी, ध्यान से देखना, एफ ऑफ एक्स पे जब ये लिमिट लगी तो ये दिया हुआ है एल के बराबर है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया एल। अब लिमिट किस पे लगेगी, अब लिमिट लगेगी जी के ऊपर, तो जी के ऊपर लिमिट क्या लगी, लिमिट एक्स अप्रोच टू एल जी ऑफ एल है, ठीक है। तो कहता है जब आपके पास ये लिमिट एल को अप्रोच करेगी, यहाँ पे अब एक्स नहीं है, यहाँ पे अब ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इस पे लिमिट लगी एफ ऑफ एक्स में, हमने क्या किया एक्स अप्रोच टू ए, इसका मतलब है ये बन गया आपके पास, इस पे लिमिट बनी एफ ऑफ ए। देखो जब एफ ऑफ एक्स में एक्स को हम अप्रोच करेंगे ए, तो हो गया एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए ही तो आपका एल के बराबर होता है, तो इसका मतलब हो गया यहाँ पे बन गया एल, एफ ऑफ एक्स की जगह पे एल आ गया, जी की जगह पे जी ही रह गया। ना मेरे पास आया है जी ऑफ एल। अब इसको ध्यान से समझना, जो जी ऑफ एल है वो तब आता है जब मैं एक्स में लिमिट पर पुट कर रही हूँ एल, तो ये जब इसमें लिमिट एल पुट करेंगे तो ये बन जाएगा जी ऑफ एल, बट जी ऑफ एल का ही तो क्या वैल्यू दिया हुआ है एम, तो इसका मतलब हो गया दिस इज इक्वल टू एम। सो इसका कॉम्बिनेशन में जब हमने कंपोजिशन में जब वैल्यू निकाली तो लिमिट निकली मेरे पास एम, तो वही तो वो बता रहा है कि इसकी लिमिट कितनी आएगी एम, पहले एफ पे लिमिट लगी, ठीक है, तो वो बन गया जी ऑफ एल, और जी ऑफ एल का मतलब होता है एम। सिमिलरली आपने ये चीज़ें भी इसमें पढ़नी है। तो ऐसी कंपोजिशन में आपका पहले एफ यहाँ लगेगा, एफ के ऊपर जब लिमिट लगी तो यहाँ पे हाफ लिमिट ही है, ये एल के बराबर आ गया, यहाँ पे जी ऑफ एल बना, जी ऑफ एल से एम बन गया। तीनों केसेस में चाहे आपने हाफ लिमिट लगाई है लेफ्ट हैंड से, चाहे राइट हैंड साइड से, या फुल लिमिट लगाई है। सिमिलरली अब आपने जब एफ कंपोजिशन जी निकाला तो पहले जी ऑफ एक्स डिफाइन होगा, तो जी ऑफ एक्स आपका एल के बराबर आ गया, ये बन गया एफ ऑफ एल आपका एम के बराबर है। तो बहुत इजी है, ठीक है। नाउ अब हम हेड करते हैं एक्सरसाइज 1D के ऊपर, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हमने ये सारे के सारे प्रूफ करने हैं डज नॉट एग्जिस्ट या एग्जिस्ट। देखो लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। अब हम करते हैं डज नॉट एग्जिस्ट वाली लिमिट। एफ ऑफ एक्स की यहाँ पे वैल्यू दी है एक्स, अगर एक्स लाइक करता है 0 1 के बीच में, और ये वैल्यू दी है अगर एक्स आपका ग्रेटर देन 1 है। हम निकालते हैं इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट। देखो ये इंटरवल की वैल्यूज़ की बात करते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना सबसे फिजिबल रहता है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपके निकालने के बाद, वैल्यूज़ पुट करने के बाद सेम आती हैं तो करेक्ट है, नहीं आती हैं तो इसका मतलब है इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। या अनदर थिंग इज कॉचीज क्राइटेरिया, ठीक है। बट यहाँ पे बेस्ट रहता है कि अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालो। यही क्वेश्चन है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, लिमिट कितनी लेनी है, एक्स अप्रोच टू 1 पे देख बताना है ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। अब 1 लेफ्ट हैंड से एग्जिस्ट किया तो 1 का मतलब हो गया 1 लेफ्ट हैंड से, ये हो गया 1, एक्स जब आपका 1 से ग्रेटर है, 1 से लेस है, 1 से लेस पे इस की वैल्यू आ जाती है एक्स, ठीक है। एक्स में कितना पुट करना है आपको, अब इसको आप चेंज करो एक्स अप्रोच टू 0 में, ठीक है। इसको 1 भी डायरेक्टली पुट कर सकते हो, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप इसको एच में चेंज करोगे ज़्यादा इजी क्वेश्चंस हो जाते हैं 0 के केस में, ठीक है। तो लिमिट एच अप्रोच टू 0 जब भी करते हो बच्चे तो एक्स की जगह पे आपको क्या पुट करना होता है 1 माइनस एच, ये याद रखना। और जब भी आप पॉजिटिव वैल्यू के लिए बात कर रहे होते हो, मतलब ग्रेटर वैल्यू के लिए कर रहे होते हो और एच में चेंज करते हो तो आप एक्स की जगह पे पुट करते हो 1 प्लस एच, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे 1 प्लस एच, तो ये आ गया 1 माइनस एच, एच इज़ 0 तो यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा आपके पास राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हो, ये आ गया -2 बाई एक्स प्लस 1, अप्रोच टू 0 आ गया, एक्स की जगह पे आ गया 1 प्लस एच, आ गया 2 प्लस एच, ठीक है। एच को 0 पुट कर दिया, ये आ गया -2 बाई 2, यहाँ पे बच गया -1। देखो ये लिमिट आ रही है 1 और ये लिमिट आ रही है -1, सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसका मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। सिमिलरली आपने बाकी क्वेश्चंस भी यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से निकालने हैं। नाउ नेक्स्ट आता है आपके पास
क्वेश्चन है, आपने बताना है क्या इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, ठीक है। तो हमारे पास वही सेम केस है, हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। ये मॉड है बट दिस इज़ नॉट मॉड, तो दिस इज़ मॉड ऑफ x-1 ट्वाइस 2 इंटू x-1। लिमिट x अप्रोच टू 1 पे निकालना है, यानी 1 से स्मॉलर वैल्यूज़ एंड 1 से ग्रेटर वैल्यूज़, ठीक है। तो सबसे पहले देखो 1 पे डिफाइंड है भी या नहीं। देखो 1 - 1 करोगे, यहाँ पे 1 - 1 करोगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। सो हमने इससे लेस वैल्यूज़ पे देखना है। ये आ जाएगा दिस, x की जगह क्या पुट करोगे 1 - h, यहाँ x की जगह क्या पुट करोगे 1 + h, तो आ जाएगा 1 - 1। दोनों केसेस में कैंसिल हो जाएगा 1 और 1, यहाँ पे बच जाएगा आपके -h का मॉड, यहाँ पे +h का मॉड। तो यहाँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि मॉड है तो पॉजिटिव h ही आया, बट डिनोमिनेटर में मॉड नहीं है, यहाँ पे ये -h बचा है तो ये -h ही आएगा, यहाँ पॉजिटिव h है तो ये पॉजिटिव h ही आएगा। तो ये बचा मेरे पास 1 1 कैंसिल करके मॉड ऑफ दिस थिंग विच इज़ पॉजिटिव h एंड दिस इज़ 2 इंटू -h विच इज़ -5h, तो ये बचा -1/2। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, दोनों केसेस में आया +1/2। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट हम करते हैं सब्सटीट्यूशन वाले क्वेश्चन। सो हमने ग्रेटर इंटीजर्स भी पता है हमें क्या होते हैं। तो अगर हमारे पास फ्रैक्शन में आ रहा है यहाँ पे डिनोमिनेटर में, हम उसको y पुट कर सकते हैं। तो मैंने पुट कर दिया 1/x को y पुट कर दिया, ठीक है। तो 1/x को जब मैंने y पुट किया तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, फिर लिमिट निकालनी है, ठीक है। पुट 1/x इक्वल टू y, बट x की लिमिट किसको अप्रोच कर रही है 1/2 फ्रॉम राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड का मतलब हो गया x इज़ ग्रेटर देन 1/2, इसलिए मैंने लगाया ग्रेटर देन 1/2। अगर x ग्रेटर देन 1/2 है तो 1/x क्या हो जाएगा लेस देन 2, तो 1/x ही तो आपका y है, तो y क्या आ गया लेस देन 2, बट लेस देन 2 का मतलब हो गया ये लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब लिमिट कितनी बनी y अप्रोच टू 2 नेगेटिव। तो इसको चेंज कर दो, लिमिट y अप्रोच टू 2 नेगेटिव यानी लेफ्ट हैंड साइड से, तो ये आ गया y इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर्स के क्वेश्चंस में अगर सिंगल वैल्यू हो निकालना इजी हो जाता है। नाउ लिमिट y अप्रोच टू 2 नेगेटिव y, आपने अभी तो पढ़ा है यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में, आपको यूज़ करना है। लिमिट x अप्रोच टू a नेगेटिव अगर होता है ऑफ दिस दैट इज इक्वल टू x - a और a - x जो भी है, ठीक है, a - 1 है, ठीक है, और दूसरे केस में वो a के बराबर होता है, ठीक है, पॉजिटिव के केस में। तो हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर इसका मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल रही हूँ, y का सीधे सीधे लिमिट पुट करो तो यहाँ पे आपका आ रहा है, यहाँ पे h में चेंज कर दिया मैंने इस क्वेश्चन को, तो ये आ गया y अप्रोच टू 2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड का मतलब हो गया लिमिट h अप्रोच टू 0 2 - h, क्योंकि y की जगह पे क्या पुट होगा 2 - h हो गया। 2 - h में h को 0 पुट कर दो, ये 2 वैल्यू आ गई। अब इसकी लिमिट है, देखो दोनों मल्टीप्लिकेशन में लिमिट्स में सेपरेटली ले रही हूँ, अलजेब्रा लगा रही हूँ। सो लिमिट y अप्रोच टू 2 ऑफ दिस इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया 2 - 1। अगर ये पॉजिटिव होता तो सिर्फ और सिर्फ 2 आ जाता, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 - 1, 2 - 1 तो 1 के बराबर होता है, यहाँ से 2 आया, यहाँ से 1 आया, सो आंसर इज 2। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर है लेकिन ये x² का है, तो इसको भी लेट करना पड़ेगा। x² को मैंने माना y, ठीक है, बट x किसको अप्रोच कर रहा है h 2 नेगेटिव को अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब है x जो है वो लेस देन है 2 से। तो x² किससे लेस देन हुआ, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो 4 से लेस हुआ, बट x² को मैंने कितना पुट किया y, इसका मतलब है y जो है वो 4 से छोटा है। छोटे का मतलब हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट है इसकी, तो y अप्रोच टू 4 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो मैंने पुट कर दिया लिमिट y अप्रोच टू 4 नेगेटिव, ये आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y। तो इस पर फिर से वही कंसेप्ट लगेगा, ये आ जाएगा 4 - 1, a - 1 के बराबर होता है, तो 4 - 1 दिस इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 3। आई होप आपको समझ आ गई है। अब आते हैं अगर दो चीज़ें हैं, ठीक है, यहाँ पे दे रखी हैं लिमिट x अप्रोच टू a फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x दिस शुड बी इक्वल टू 1। a अगर आपका इंटीजर है बताना है, अगर आपका इंटीजर है फिर पॉजिटिव साइड से बताना है, आप भी क्वेश्चंस कर सकते हो। क्या आएगा मेरे पास लिमिट x अप्रोच टू a फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, दोनों के साथ लिमिट सेपरेट कर लो क्योंकि अलजेब्रा लगेगा, बीच में सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन होता तब भी आप इसको सेपरेटली लिख सकते हो। सो लिमिट x अप्रोच टू दिस ऑफ x, यहाँ फिर से h में चेंज कर दो ये लिमिट, ये आ गई आपके पास a माइनस h 0 हो गया, इसकी आंसर a है। अब इसका आंसर देखते हैं, माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा दो। नाउ दिस लिमिट दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दिस इज a माइनस 1, ये आ जाएगा माइनस ऑफ a प्लस ऑफ 1, a और a कैंसिल, आंसर आ गया 1। ये हो गया आपके ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले क्वेश्चन। अब हम करते हैं इसकी ये फॉर्म, ठीक है, पावर वाली फॉर्म, और उसके बाद करते हैं अंडर रूट वाली, देन ये कंप्लीट है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा लिमिट x अप्रोच टू a x की पावर n माइनस a की पावर n बाई x की पावर m माइनस a की पावर m। m और n दोनों ही आपके इंटीजर्स हैं, ठीक है, यानी ये पॉजिटिव नंबर्स हैं, आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं,
पॉजिटिव इंटीजर्स आएगा तब भी यही चीज़ है, अगर ये रियल नंबर्स हैं तो पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन। क्या किया मैंने इस क्वेश्चन में, मैंने इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन यूज़ किया है, ठीक है। तो अब मैं इसको डायरेक्टली लिख रही हूँ। मैंने क्या किया, इसको और इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया x माइनस ए से, इसको मल्टीप्लाई किया मैंने x माइनस ए से, दोनों को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ना हमें पता है हम लिमिट सेपरेटली लिख सकते हैं डिवीजन के केस में, लिमिट ऑफ दिस थिंग, लिमिट ऑफ दिस थिंग, ठीक। तो ये बन गया आपका लिमिट ऑफ दिस थिंग, लिमिट ऑफ दिस थिंग। इधर भी अगर मैंने x माइनस ए से डिवाइड कर दिया तो इधर भी डिवाइड किया है, दोनों कैंसिल करोगे तो वापस से यही टर्म बनेगी, सो डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, फ़ायदा ये हुआ कि ये जो आपकी टर्म है दैट इज़ इक्वल टू n इंटू ए की पावर n माइनस 1 के बराबर, और ये जो टर्म है ये आ जाएगी आपकी m है पावर, तो m इंटू ए की पावर m माइनस 1 के बराबर, n बाई m आ गया, a की पावर में बेसिस आर सेम, पावर्स को ऐड कर दो, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे ऊपर जाके, माइनस m प्लस 1, 1 और 1 कैंसिल, ये आ गया n बाई m a की पावर n माइनस 1। तो ये आप जनरल टर्म्स को याद भी रख सकते हो। अब क्या हो गया, ये कैसे आया, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये एक सेपरेट क्वेश्चन था, तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोच टू a, चाहे अब आपका यहाँ पे जो n है, ये जो पावर दिया हुआ है x की पावर n माइनस a की पावर n बाई x माइनस a, चाहे ये आपका पॉजिटिव इंटीजर है, चाहे ये आपका नेगेटिव इंटीजर है, चाहे ये आपका रैशनल नंबर है, सबके लिए आंसर यही आएगा n इंटू ए की पावर n माइनस 1, जो कि मैंने यहाँ यूज़ किया। अब n है तो n यूज़ कर लो, m है तो m यूज़ कर लो, z है जो भी है वो यूज़ कर लो। सबसे पहले क्या किया मैंने, x की पावर n माइनस ए की पावर n, इस टर्म को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया है। कैसे, x माइनस ए इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 2 इंटू ए प्लस एक्स की पावर, ये क्या हो रही है, पावर्स आपकी घट रही हैं और a की पावर जो है आपकी बढ़ रही है, यानी a की पावर यहाँ पे मैंने पॉलिनोमियल लिया है और उसके साथ मल्टीप्लाई किया है। ये एक एक्सपेंशन है। अगर आप इसको वापस इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, सिर्फ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बचेगी, और वो आपकी बचेगी x की पावर n और a की पावर n, ठीक है। इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे x की पावर n बचेगा, और इसको जब लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई करोगे a की पावर n बनेगा। बीच की सारी टर्म्स आपकी सेम आती जाएंगी, दो टर्म्स साइमल्टेनियसली वो कैंसिल होती जाएंगी, ठीक है। तो इसका ये एक्सपेंशन आ गया। अब हमने क्या करना है, दोनों साइड से हमने डिवाइड कर दिया x माइनस ए को, यहाँ आ गया x माइनस ए, यहाँ पे आ गया x माइनस ए, मैंने कॉमन लिया था, ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये टर्म बचेगी। नेक्स्ट क्या करना है, लिमिट लेनी है x माइनस ए, ठीक, x अप्रोच टू a। सो लिमिट x अप्रोच टू a लिया, तो क्या करना है, x जहाँ जहाँ पर है वहाँ पे a पुट करना है, बाकी तो सब सेम है। ये आएगा a की पावर n माइनस 1, a की पावर n माइनस 2, a की पावर 1, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, ये आ गया n माइनस 1, a की पावर n माइनस 3 था, 2 आप उसमें से ऐड कर लो, -3 और +2 करोगे तो n माइनस 1 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे लास्ट में कोई टर्म नहीं थी x की, तो ये सेम रहेगी a की पावर n माइनस 1, ठीक है। तो ये सारी टर्म्स आपकी घूम फिर के क्या बन गई है, a की पावर n माइनस 1, यानी आप a की पावर n माइनस 1 को कितनी बार ऐड कर रहे हो, कितनी टर्म्स हैं, ये सारी टर्म्स आपकी n टर्म्स हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारी आपकी n टर्म्स हैं, क्योंकि n टर्म्स का ही आपने एक्सपेंशन निकाला है। तो ये आपके पास आ जाएगा n टाइम्स a की पावर n माइनस 1। तो ये हमने इसको प्रूव कर लिया। आप इसको आप रिकॉल करो और डायरेक्टली पुट करो, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब लास्ट फॉर्म है यहाँ पे अंडर रूट वाले क्वेश्चंस, ठीक है। इन क्वेश्चंस में अगर आपका 1 है तो बहुत ही फ़ायदा आ जाता है, अगर 1 नहीं है, कोई और कांस्टेंट टर्म है, तो आप वहाँ पे उसकी पावर बना सकते हो, ठीक है। क्यों बोल रही हूँ मैं, इसको करने के दो तरीके, एक तो डायरेक्ट कर लो आप एल हॉस्पिटल रूल से, ठीक है। अगर आप उससे नहीं करना चाहते हो तो आपके यही सेम चीज़ लग सकती है, क्योंकि देखो दिस इज़ क्यूब रूट, तो ये आ जाएगा x की पावर 1/3, x की पावर 1/2, तो मैं इसको भी लिख सकती हूँ 1 की पावर 1/3, इसको भी लिख सकती हूँ 1 की पावर 1/2, क्योंकि 1 का रूट ले लो, क्यूब रूट ले लो, वो सेम ही रहेगा। सो इस दोनों की पावर सेम है, इन दोनों की पावर सेम है, तो यही कंसेप्ट अगर मैं लगाऊँ तो n/m a की पावर n माइनस 1, वेयर n का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/3 और m का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2, इसमें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। कॉन्स्टेंट है a हो गया लिमिट है यहाँ पे 1, क्लियरली आंसर आ जाएगा। अब वैसे नहीं करना है तो एल हॉस्पिटल रूल से कर लो। सबसे पहले इसको पावर्स में चेंज करो, ये आ गया x की पावर 1/3 माइनस 1, x की पावर 1/2 माइनस 1। एल हॉस्पिटल रूल तब लगता है बच्चे अगर ये आपकी फॉर्म आती है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे ये 0/0 फॉर्म आ रही है, क्यों, क्योंकि अगर मैं इसमें डायरेक्ट लिमिट 1 पुट करती हूँ तो 1 का क्यूब रूट लो, जो भी लो, ये 1 - 1, ठीक है, ये आ गई 0/0 फॉर्म, ठीक है। तो इसका मतलब है, इसको पहले क्या करना है, एल हॉस्पिटल रूल का मतलब होता है न्यूमरेटर को तब तक डिफ्रेंशिएट करते रहो, डिनोमिनेटर को तब तक अलग से डिफ्रेंशिएट करते रहो जब तक आपकी ये फॉर्म्स हट ना जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको किया, तो ये आ जाएगा आपके पास इसकी डिफरेंशिएशन 0, इसकी डिफरेंशिएशन 0, इसकी डिफरेंशिएशन आ जाएगी x की पावर n है ना, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 आएगा 1/3 x की पावर 1/3 माइनस 1, 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1, ये दोनों 0 हैं। अब इसको देखो, ये आया 1/3, आया 1/2, क्या बन गया ये 2/3।
तो यहाँ बन गया एक्स की पावर -2/3 एक्स की पावर -1/2, दोनों नेगेटिव 1, ठीक है। तो इंटरचेंज कर लिया मैंने, ये आ गया एक्स की पावर 1/2 एक्स की पावर 2/2, ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना वो आपकी चॉइस है, बट मैं इसमें अब लिमिट अगर मैं पुट करती हूँ तो ये 1/1 फॉर्म आ रही है, ठीक है, मतलब 1/1 आ रहा है, बचेगा हमारे पास 2/3। तो सिमिलरली आप एक और क्वेश्चन कर सकते हो इसमें, जो कि यहाँ पर ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आई गेस दिस वन, क्यूब रूट ऑफ 8 + h - 2/h, ठीक है। तो ये इसमें फॉर्म बन रही है, तो आपको डायरेक्ट पुट कर सकते हो, नहीं करना है तो एल हॉस्पिटल रूल लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है।